टाइप्स ऑफ आईसीयूज, ट्रेडिशनल, क्लिनिकल सिंड्रोम और ऑर्गन सिस्टम और क्लिनिकल। अच्छा, ट्रेडिशनल आईसीयूज में सर्जिकल, मेडिकल, पीडियाट्रिक। सर्जिकल का बाय नेम उसका पता है कि जिन पेशेंट्स की सर्जरीज होती है, जो पेशेंट सर्जरी से अंडरगो करते हैं, उनके लिए जो है हम लोगों ने सर्जिकल आईसीयू डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल, जो हमारे पास नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सीरियस इलनेस में होते हैं, उनको हम लोग मेडिकल उसमें रखते हैं। उसके बाद हमारे पास पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक का भी नेम से पता है कि फॉर चिल्ड्रन, जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने पीडियाट्रिक आईसीयूज डिज़ाइन की हुई है। ये ट्रेडिशनल उसके ऊपर डिज़ाइन किया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम। लाइक ऑर्गन सिस्टम सबको पता है, ब्रेन है, हार्ट है, स्पाइन, मतलब डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जिस जिस ऑर्गन में जिस इंसान को प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कार्डियक है, न्यूरो है, रीनल है, रिस्पायरेटरी है। कार्डियक मीन हार्ट, न्यूरो स्पाइन एंड ब्रेन, एंड रीनल किडनीज, एंड रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, तो जो स्वेयर प्रॉब्लम है इन सब ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड, तो हम लोग उन पेशेंट्स को उन स्पेसिफिक आईसीयू में जो है डाल देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल सिंड्रोम आ जाता है, मतलब एक ट्रॉमा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग गई है, कोई बहुत बुरी तरह जल गया है, बर्न हो गया है, तो उसको हम लोग किसी नॉर्मल आईसीयू में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको अलग केयर की ज़रूरत है। उसको हम उस केयर में नहीं डाल सकते जहाँ पे बाकी पेशेंट्स को रखा हुआ है, उसको प्रॉपर अलग जगह की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग बर्न आईसीयू, ट्रॉमा है, ट्रॉमा कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, उसको हम लोग क्या न्यूरो आईसीयू में या कार्डियक आईसीयू में डाल सकते हैं? नो, उसको हम न्यूरो या कार्डियक आईसीयू में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए होगा। कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसके लिए हमें अलग उसको फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, उसको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स वो कर सके, तो उसके लिए हम लोग एक अलग आईसीयू उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद ये कुछ आईसीयूज़ के नाम हैं, पीडियाट्रिक आई, वही उनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, पीडियाट्रिक आईसीयू, वो सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है कि क्या ऐसे डिसीजंस हुए, क्या ऐसे मतलब वो हुए कि जिनकी बेसिस पे एक आईसीयू को बनाने की ज़रूरत पड़ी एक हॉस्पिटल में। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता था कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत मैंने पहले भी बताया जिन पेशेंट्स को होगी। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि एक आईसीयू का वही टाइप्स और फिर उस आईसीयू का साइज़। ठीक है, अब एक ये नहीं है कि आप एक आईसीयू में मतलब जगह कम है उसमें 100 बेड्स को डाल दो, नो, यू कांट डू दिस। उसमें भी आपको स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए होगा, उसमें भी आपको कुछ आगे है स्लाइड्स में कि जिस बेसिस पे आप किस तरह एक आईसीयू को डिज़ाइन करते हो। ठीक है, उसके बाद एक आईसीयू इंचार्ज को आप अपॉइंट करोगे। आप आईसीयू को नॉर्मल वार्ड की तरह या नॉर्मल जो रूम्स हैं उनकी तरह नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे एक बंदा अपॉइंट करोगे जो उसको देखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप उसके पूरे स्टाफ को अपॉइंट करोगे, डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करोगे, नर्सिंग स्टाफ की टीम अपॉइंट करोगे वहाँ पे आप। उसके बाद हेल्थ केयर की टीम अपॉइंट करोगे जो वहाँ पे रेगुलर जाएंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ है कि आप प्लान किस तरह करोगे, डिज़ाइन किस तरह करोगे आईसीयू को, उसकी कौन कौन सी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करोगे, और उसके बाद क्या गाइडलाइंस होंगी, मतलब कि वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, फिर पॉलिसीज़ क्या होंगी जिसकी बेसिस पे आप आईसीयू में किसी को इनरोल करोगे, और उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट फिजिकल फैसिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहाँ पे आप लोग 10 बेड्स आईसीयू नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम स्पेस है। तो उसकी फ़िज़िकल मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आप एक आईसीयू को डिज़ाइन करोगे। इसमें हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले आईसीयू की जो लोकेशन है एक हॉस्पिटल में, वो अब ऐसे नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू बेसमेंट में बना दो, नो, ऐसे होगा कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल क्लोज, क्योंकि स्वेयर पेशेंट्स कहाँ से आएंगे, वो ऑपरेशन थिएटर से आएंगे जिनकी सर्जरीज होंगी। ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ सर्जरी वाला पेशेंट जाए, ऑपरेशन थिएटर में वो पेशेंट भी जा सकता है जो किसी स्वेयर रोड एक्सीडेंट से गुजरा है। तो आपकी जो आईसीयू की लोकेशन होनी चाहिए उधर हॉस्पिटल में, वो आपके बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि दूसरी बात ये कि अब एक इस तरह की जगह है कि मतलब वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको आईसीयू ऐसी जगह पे बनानी चाहिए कि जहाँ से इजी एक्सेस हो, इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी है तो आप उसे आईसीयू में इजीली ला सको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये रिस्पायरेटरी थेरेपी, सर्जरी और ये जो लेबॉर्ट्रीज, पैथोलॉजी वगैरह की जगह होती है वहाँ पे करीब होनी चाहिए, क्योंकि आप आईसीयू के पेशेंट्स को इतना ट्रैवल करके नहीं लेके जा सकते। वो तो पहले मतलब इतने सिवियर कंडीशन में आप उसको ज़्यादा लेके जाओगे तो उसकी तो हालत और ख़राब होगी।
और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेड की स्ट्रेंथ, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 बेड्स का आईसीयू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक पेशेंट है, एक बेड है और दूसरा बेड है, उसके दरमियान में ऑलमोस्ट 5 स्क्वायर फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। एक पेशेंट को इतना एरिया प्रोवाइड करना चाहिए दूसरे पेशेंट से, कितना, 5 स्क्वायर फीट का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्सिंग 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम, पेशेंट्स के लिए बिल्कुल हाइजीन, हैंड वॉशिंग का सारा सिस्टम उसके बेड के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट की जो पाइपलाइंस हैं, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, वो सब उसके बेड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइटनिंग, फिर उसका टेम्परेचर, और उसके बाद सबसे इसेंशियल चीज़ जो उसका बेड है, वो बेड हमारे पास यहाँ पे हमने इरफान जनरल हॉस्पिटल में देखा हमारे पास किस तरह के बेड्स थे, उनकी मूवमेंट्स अप डाउन, हेड अप हेड डाउन, फुट अप फुट डाउन, किस तरह बेड की मूवमेंट्स हो रही थी और किस तरह जिस पेशेंट को जिस पोजीशन की ज़रूरत थी वहाँ पे जो स्टाफ था वो उसको उसी पोजीशन में बार बार चेंज कर रहा था। तो इस तरह के बेड्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक पेशेंट ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल लेटा होगा तो वो कंफर्टेबल होगा, नो, ऐसे नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हैं उनको वो बैठते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जो लेट के, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे सब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमें पेशेंट के कंफर्ट का ख्याल रखना है, हम उसको आईसीयू में डाल ही इसीलिए रहे हैं कि वो उधर कंफर्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ये सब चीज़ें तो फिजिकली हो गई, इक्विपमेंट्स। आईसीयू नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ये सब चीज़ें तो फिजिकली हो गई, इक्विपमेंट्स। आईसीयू में मैंने क्या के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो कौन से इक्विपमेंट्स है जो हमें आईसीयू में चाहिए। इसमें हमारे पास कार्डिक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ईसीजी है, उसके बाद वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि आईसीयू में मोस्टली सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनको वेंटिलेटर्स पे हमें रखना पड़ता है, तो वेंटिलेटर्स आर मस्ट इन आईसीयू। उसके बाद नेबुलाइजर्स हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, या मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा इस हॉस्पिटल में कि काफ़ी लोग थे जिनको मतलब चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उनमें स्पूटम हो जाती है, काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है लेटे लेटे या किसी भी वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है एंडोस्कोप, ईसीजी मशीन, खैर ये तो हम आईसीयू के अंदर नहीं रख सकते एक्सरे मशीन, बट मैंने पहले भी कहा कि आईसीयू का एक्सेस बिल्कुल इन चीज़ों के मतलब क्लोज होना चाहिए, आप पेशेंट को इतना ट्रैवल नहीं करवा सकते उधर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारे इक्विपमेंट की पिक्चर्स हैं, आप लोग को सब नज़र आ रहा है, कार्डियक मॉनिटर, ईसीजी मशीन, नेबुलाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब पिक्चर्स हैं। ओके, ये नर्सिंग काउंटर, ओके, नर्सिंग स्टेशन। अच्छा, a central nursing station should provide comfortable area for sufficient size of accommodate all necessary। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि एक स्पेसिफिक स्टाफ होगा आपके पास आईसीयू का, ठीक है, वहाँ पे हर बंदा जाके काम नहीं कर सकता। इधर भी हॉस्पिटल में एक काउंटर है, नर्सिंग काउंटर है आईसीयू में, और वहाँ पे वो स्टाफ हर टाइम बैठा होता है जो कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहा होता है पेशेंट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हेन एन आईसीयू इज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन, ईच नर्सिंग सब्स्टिट्यूशन शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मोस्ट इफ नॉट ऑल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टेशन। ऐसे मतलब नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ पे बैठा होगा उसको ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस जो उस पेशेंट को या उधर आईसीयू में ज़रूरत है उनमें वो सब लोग होंगे जो वो सारे फंक्शन, सारी फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें आपके पास कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स, प्रिंटर, सब चीज़ की मतलब वो पेशेंट का जो एक रिकॉर्ड होता है, जो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड होता है, जिससे आपको पता यहाँ पे मतलब फाइल्स होती है, जिस तरह आप लोगों ने देखा यहाँ पे, उस पर उनकी कॉन्टीन्यूस हर मतलब टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ के बारे में लिखा जाता है, 9 AM 10 AM, मतलब हर एक मतलब और के बाद उनका GCS, उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ ऑब्जर्व करके और उसको वहाँ पे फाइल में लिखा जाता है, ताकि जो डॉक्टर आए या जिस मतलब सर्जन ने उनकी सर्जरी की है वो राउंड पे आए तो एटलीस्ट उन्हें पता चले कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या, इनकी कैसी पोजीशन है, इनकी हेल्थ लास्ट 24 आवर्स से या जितने टाइम से ये आईसीयू में एडमिट है तो इनकी हेल्थ किस तरह की जा रही है। ओके, उसके बाद हमें आईसीयू में किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें एयर कंडीशंस भी हैं, अभी तो विंटर्स हैं लेकिन गर्मियों में एयर कंडीशनर्स आईसीयू में होना ज़रूरी है, और यहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं आईसीयू में प्रोवाइड हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और 40 to 50% ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद वेंटिलेशन है, लाइक आईसीयू में वेंटिलेशन होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को ऑलरेडी मतलब कुछ इस तरह होते हैं, कहते हैं हमारा दम घुट रहा है, हमारा सांस बंद हो रहा है, तो आईसीयू को इस तरह का माहौल नहीं देना चाहिए कि पेशेंट्स को जो है ना वो
सो फिर वो फील करें, तो उनको उस तरह का वो करना चाहिए। उसके बाद लाइटनिंग नॉर्मल होनी चाहिए। आईसीयू इस तरह की जगह पे बनानी चाहिए जहाँ पे शोर ना हो, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी इरिटेट, मतलब अगर आप बेड पे लेटो ना 2 दिनों के लिए तो नॉर्मल बंदा भी इरिटेट होने लग पड़ता है। तो एक बंदा जो बीमार है, इतने अरसे से बेड पे है, उसको जब आवाज़ें आएंगी या शोर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इरिटेट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि उनकी बेड के लिए वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स है, जितनी भी मशीन्स है, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, 24 आवर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई भी मॉनिटर हम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सही, कंप्रेस्ड एयर, वैक्यूम, ये सारी चीज़ें जो हमें मेंटेन करके रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एडमिशन पॉलिसी है। आप पहले एक पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी हम देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन में आता है या लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन में आता है, उसे कितने टाइम के लिए रखना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से आप उस पेशेंट को जो है किसी भी उसमें ऐड करोगे, ठीक है। और फिर आप ये भी देखोगे कि अब इस पेशेंट को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, कुछ इसमें इसको फिजियो की ज़रूरत है, कुछ इसको इसमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को देख के आप उस पेशेंट को जो है ना कहीं पे भी वार्ड हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको एडमिट करोगे। इसके बाद ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइज विद इन द चार्ज ऑफ यूनिट एडमिटिंग द केस, ठीक है। जो भी यूनिट उसको एडमिट करे केस को, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्टर है जो उसको एडमिट करे एक पेशेंट को आईसीयू में, तो उसकी जो है वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेशेंट के साथ उस टीम की स्टार्ट हो जाती है जब वो उसको एडमिट करती है हॉस्पिटल में, क्योंकि अब वो उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप एक बेड उसको अलॉट करते हो, फिर उसके बाद आप उसको जो है आईसीयू में डायरेक्ट एडमिट नहीं करते किसी भी पेशेंट को आप लोग, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करते हो कि पहले वो उसमें होता है, वो एक यूनिट से ट्रांसफ़र होता है आईसीयू में, डायरेक्ट आईसीयू में कोई भी पेशेंट आप एडमिट नहीं करते। उसके बाद अगर आपके पास आईसीयू में बेड अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि 2 पेशेंट्स को बेड पे डाल दो एक पे आईसीयू में, नो। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, उस पेशेंट के लिए एक बेड अवेलेबल है आईसीयू में, तो आप तभी जो है उस पेशेंट को वहाँ पे जगह दोगे। अगर बेड अवेलेबल नहीं है, आप एक बेड पे 2 पेशेंट्स को डाल दो, तो आप कैसे उसकी केयर करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और हॉस्पिटल में हमेशा ये होता है कि 20% बेड्स जो है आईसीयू में उनको रखा जाता है, अलॉट मतलब स्पेयर रखा जाता है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है किसी भी टाइम के लिए, तो इसके लिए उधर वहाँ पे बेड्स होने चाहिए। हमारे पास कार्डिक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ईसीजी है, उसके बाद वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि आईसीयू में मोस्टली सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनको वेंटिलेटर्स पे हमें रखना पड़ता है, तो वेंटिलेटर्स आर मस्ट इन आईसीयू। उसके बाद नेबुलाइजर्स हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, या मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा इस हॉस्पिटल में कि काफ़ी लोग थे जिनको मतलब चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उनमें स्पूटम हो जाती है, काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है लेटे लेटे या किसी भी वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है एंडोस्कोप, ईसीजी मशीन। खैर ये तो हम आईसीयू के अंदर नहीं रख सकते एक्सरे मशीन, बट मैंने पहले भी कहा कि आईसीयू का एक्सेस बिल्कुल इन चीज़ों के मतलब क्लोज होना चाहिए, आप पेशेंट को इतना ट्रैवल नहीं करवा सकते उधर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारे इक्विपमेंट की पिक्चर्स हैं, आप लोग को सब नज़र आ रहा है, कार्डियक मॉनिटर, ईसीजी मशीन, नेबुलाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब पिक्चर्स हैं। ओके, ये नर्सिंग काउंटर, ओके, नर्सिंग स्टेशन। अच्छा, a central nursing station should provide comfortable area for sufficient size of accommodate all necessary। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि एक स्पेसिफिक स्टाफ होगा आपके पास आईसीयू का, ठीक है, वहाँ पे हर बंदा जाके काम नहीं कर सकता। इधर भी हॉस्पिटल में एक काउंटर है, नर्सिंग काउंटर है आईसीयू में, और वहाँ पे वो स्टाफ हर टाइम बैठा होता है जो कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहा होता है पेशेंट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हेन एन आईसीयू इज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन, ईच नर्सिंग सब्सटीट्यूशन शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मोस्ट इफ नॉट ऑल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टेशन। ऐसे मतलब नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ पे बैठा होगा उसको ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस जो उस पेशेंट को या उधर आईसीयू में ज़रूरत है, उनमें वो सब लोग होंगे जो वो सारे फंक्शन, सारी फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें आपके पास कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स, प्रिंटर, सब चीज़ की, मतलब वो पेशेंट का जो एक रिकॉर्ड होता है जो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड होता है, जिससे आपको पता यहाँ पे मतलब फाइल्स होती है, जिस तरह आप लोगों ने देखा यहाँ पे, उस पर उनकी कॉन्टीन्यूस हर मतलब टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ के बारे में लिखा जाता है, 9 AM 10 AM
मतलब हर एक मतलब और के बाद उनका GCS, उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ ऑब्जर्व करके और उसको वहाँ पे फाइल में लिखा जाता है ताकि जो डॉक्टर आए या जिस मतलब सर्जन ने उनकी सर्जरी की है वो राउंड पे आए तो एटलीस्ट उन्हें पता चले कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या, इनकी कैसी पोजीशन है, इनकी हेल्थ लास्ट 24 आवर्स से या जितने टाइम से ये ICU में एडमिट है तो इनकी हेल्थ किस तरह की जा रही है। ओके उसके बाद हमें ICU में किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें एयर कंडीशंस भी हैं, अभी तो विंटर्स हैं लेकिन गर्मियों में एयर कंडीशनर्स ICU में होना ज़रूरी है और यहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं ICU में प्रोवाइड हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक और 40 to 50% ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद वेंटिलेशन है, ICU में वेंटिलेशन होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को ऑलरेडी मतलब कुछ इस तरह होते हैं, कहते हैं हमारा दम घुट रहा है, हमारा सांस बंद हो रहा है, तो ICU को इस तरह का माहौल नहीं देना चाहिए कि पेशेंट्स को जो है ना वो फिर वो फील करें, तो उनको उस तरह का वो करना चाहिए। उसके बाद लाइटनिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ICU इस तरह की जगह पे बनानी चाहिए जहाँ पे शोर ना हो क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी इरिटेट, मतलब अगर आप बेड पे लेटो ना 2 दिनों के लिए तो नॉर्मल बंदा भी इरिटेट होने लग पड़ता है। तो एक बंदा जो बीमार है इतने अरसे से बेड पे है उसको जब आवाज़ें आएंगी या शोर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इरिटेट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि उनकी बेड के लिए वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स है, जितनी भी मशीन्स है, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं 24 आवर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि उनकी कोई भी मॉनिटर हम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सही, कंप्रेस्ड एयर, वैक्यूम, ये सारी चीज़ें जो हमें मेंटेन करके रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एडमिशन पॉलिसी है। आप पहले एक पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी हम देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन में आता है या लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन में आता है, उसे कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आप उस पेशेंट को जो है किसी भी उसमें ऐड करोगे, ठीक है। और फिर आप ये भी देखोगे कि अब इस पेशेंट को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, कुछ इसको फिजियो की ज़रूरत है, कुछ इसको इसमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को देख के आप उस पेशेंट को जो है ना कहीं पे भी वार्ड हॉस्पिटल में ICU में उसको एडमिट करोगे। इसके बाद ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइज इन द चार्ज ऑफ यूनिट एडमिटिंग द केस, ठीक है। जो भी यूनिट उसको एडमिट कर रही है केस को, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्टर है जो उसको एडमिट करे एक पेशेंट को ICU में, तो उसकी जो है वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेशेंट के साथ उस टीम की स्टार्ट हो जाती है जब वो उसको एडमिट करती है हॉस्पिटल में, क्योंकि अब वो उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप एक बेड उसको अलॉट करते हो, फिर उसके बाद आप उसको जो है ICU में डायरेक्ट एडमिट नहीं करते किसी भी पेशेंट को आप लोग, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करते हो कि पहले वो उसमें होता है, वो एक यूनिट से ट्रांसफ़र होता है ICU में, डायरेक्ट ICU में कोई भी पेशेंट आप एडमिट नहीं करते। उसके बाद अगर आपके पास ICU में बेड अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि 2 पेशेंट्स को बेड पे डाल दो एक पे ICU में, नो, अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, उस पेशेंट के लिए एक बेड अवेलेबल है ICU में, तो आप तभी जो है उस पेशेंट को वहाँ पे जगह दोगे। अगर बेड अवेलेबल नहीं है, आप एक बेड पे 2 पेशेंट्स को डाल दो, तो आप कैसे उसकी केयर करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और हॉस्पिटल में हमेशा ये होता है कि 20% बेड्स जो है ICU में उनको रखा जाता है, अलॉट मतलब स्पेयर रखा जाता है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है किसी भी टाइम के लिए, तो इसके लिए उधर वहाँ पे बेड्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। क्या चीज़ होती है, ICU में जो पेशेंट्स होते हैं बहुत स्वेयर होते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आते हैं फिजियोज़, आते हैं डॉक्टर्स आते हैं वो, और इवन फिजियोज़ डॉक्टर्स के अलावा भी यहाँ पे जो स्टाफ था ICU में, मैंने तो देखा वो स्टाफ, सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि वो स्टाफ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, बट वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, वो एनेस्थीसिया के थे, बट फिर भी वो पेशेंट की इस तरह केयर कर रहे थे कि वो उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसकी चेस्ट फिजियो, मतलब उसकी सब मूवमेंट्स कर रहे थे कि उसको, सबसे पहले तो हमें पता है जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो बेड पे लेटे रहे उनको बेड सोर्स हो जाते हैं। जो लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन थी वो बेड सोर्स के बारे में थी, ठीक है, उनको कैसे बचाया जाए, तो उनकी प्रॉपर मूवमेंट, उनकी साइड चेंज करना, उनके हाथ पाँव की मूवमेंट, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है उसको फिजियो देना, किसी को चेस्ट फिजियो की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पे जो है रेगुलरली ऑब्जर्व हो रहा था। और इसी तरह हर ICU में होता है, हर पेशेंट को इन चीज़ की ज़रूरत होती है।
ओके उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल में यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का ये नहीं है कि आप आईसीयू में जाओगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे। नो, आप अपने आप को नहीं भूल सकते। आपको वहाँ पे भी जब आप किसी पेशेंट को टच करो या किसी पेशेंट को आपने देखना है तो उस पेशेंट के बेड के साथ ग्लव्स पड़े होंगे, आपको ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद आपको जो है आप आईसीयू में इस तरह इन शूज़ के साथ नहीं जा सकते, आपको शू कवर्स पहनने हैं, आपको कैप्स पहननी है, ठीक है। तो इस तरह आप आईसीयू में एंटर हो जाते हो। ये नहीं है कि आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आप किसी को ट्रीट कर रहे हो तो आप अपने आप को भूल जाओ। नो, आपको अपनी भी केयर करनी है, आपको अपने आप को भी बचाना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है। हैंड वॉशिंग, एंटीबायोटिक पॉलिसी, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल में ग्लव्स आ जाते हैं, कैप्स आ जाती हैं, शू कवर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ होती है? स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हो उनको आप लोग कैसे मतलब वो किस तरह साफ़ है, कितने हाइजीन है, कितने स्टेरिलाइज्ड हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आप एक नीडल एक पेशेंट को लगाओ तो वही नीडल जाके दूसरे पेशेंट को लगा दो। फिर तो ऐसे होगा कि जो एक पेशेंट को डिजीज़ होगी अगर दूसरे को वो ना भी हुई तो आप वो डिजीज़ उसको जाके दे रहे हो। आपने उसको डिजीज़ नहीं देनी, आपने उसे क्योर करना है, तो ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन। इसमें आपके पास क्या है कि किस तरह आप अपने आप को जब आप बाहर निकलते हो आईसीयू तो आप अपने आप को किस तरह साफ़ करो, उन सब जर्म्स को वहीं पे छोड़ के और अपने आप को जो है वहाँ से सही निकालना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती है, सिरिंजेस, ड्रिप्स, जो भी चीज़ें यूज़ होती है, ग्लव्स, उन सबको आप लोग किस तरह वेस्ट को मैनेज करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट को आप किस तरह मैनेज करते हो। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेस्ट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोस, इम्यूनाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या चीज़ होती है? बायोमेडिकल वेस्ट वो चीज़ होती है कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हो एक इंसान को ऑब्जर्व करने से, उसको डायग्नोस करने से, उसको ट्रीट करने तक, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो वो सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट्स इम्प्रॉपर मैनेजमेंट पोजेसेस सीरियस थ्रेट। इसकी जो मैनेजमेंट है ना, ये बायोमेडिकल वेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बाकी लोगों को भी बीमार कर सकता है, ये आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। अब एक सिरिंज है, मैं यहाँ पे ला के फेंक दूँ ना, उसमें कितना इन्फेक्शन होगा, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो दूसरों को लग सकती हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई सिरिंज पड़ी हो, कोई बच्चा हॉस्पिटल में आए उसको मुंह में डाल दे तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उस वेस्ट को प्रिजर्व, एडमिशन पॉलिसीज़ भी थी आईसीयू में, डिस्चार्ज पॉलिसीज़ भी हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज समरी कंटेन्स द रीजंस फॉर एडमिशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड डायग्नोज एंड द पेशेंट्स कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फैसिलिटीज़ में ये होता है कि आपने उसको एडमिट क्यों किया था, आपने उसमें डायग्नोज क्या किया, आपने ट्रीट क्या किया, और अब आप उसको जब आप उसको आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो तो उस बंदे की कंडीशन क्या है, उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो आपके पास आया किस कंडीशन पे था, और अब जब वो जा रहे तो वो किस कंडीशन में। ऑब्वियसली वो बेटरमेंट की तरफ गया होगा, उसने क्योर किया होगा, तो आप उसे आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच. This was all for today from my side, and if you guys have any questions, so. And now I would like to call Sir Dr. Salim Shah to please come and share some words. Thank you, madam. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की है इन्होंने, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इरफान जनरल हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो सिलसिला है उसमें हम वीकली इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे। और मेरे ख़्याल में आपका कोई और कुलीग भी था आपके साथ? Sir, she's suffering from severe chest infection. अच्छा, वो बीमार है, आपने अकेले में सारा तैयार किया, बड़ा अच्छा। इसने आईसीयू के बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमारे इरफान जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास जो हैं 3 टाइप्स के आईसीयू हैं। एक हमारा न्यूरो सर्जरी का आईसीयू है, दूसरा हमारा जनरल आईसीयू है, और तीसरा हमारा न्यूनेटल आईसीयू है। इन तीनों आईसीयू में हमारे साथ काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि इन आईसीयूज़ की चार्जेस को हमने इतना मिनिमल रखा है कि गोया आप कह सकते हैं कि इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम चला रहे हैं,
ताकि मैक्सिमम हम इधर आसपास की जो हमारी आबादी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को हमने नज़र में रखे ये डिसाइड किया है कि इसकी हम चार्जेस बहुत लो रखें। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं, हमारे आईसीयू के इंचार्ज हैं, वो आपसे थोड़ी कुछ बातें शेयर करेंगे आईसीयू के हवाले से। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the great, merciful and mighty. First of all, I will introduce myself. My name is Dr. Inamullah Khan. I am from professional, I am anesthetist. Now I am doing work as a ICU in charge. यहाँ पर हमारा ये सिलसिला जो है ये इसलिए है कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जो है ना वो जारी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, तो उन लोगों में मकसद यही है कि उन लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है ना, उन लोगों को मल्टीपल डिजीज़ का सामना होता है, जिसमें डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होते हैं, लंग्स के डिजीज़ होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल किस्म के डिजीज़ होते हैं। उन लोगों को डॉक्टर जो है ना अपने स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को वो विज़िट करते हैं, वो उसको जो है ना उस किस्म के दवाई वगैरह एडवाइस कर लेते हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि बस अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, अभी जो है ना बस अभी मैं बिल्कुल एक्यूरेट हो गया हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर विज़िट नहीं करते, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है ना उसके साथ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, उसके साथ जो है ना लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसके साथ जो है ना रीनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो उस तरह से पेशेंट जो है ना फिर वो सीवियरिटी में चले जाते हैं, फिर वो जो है ना उसके साथ मुकम्मल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस तरह पेशेंट में जब फिर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर उसको जो है ना 24 आवर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है ना फिर ये आईसीयू बना है, ठीक है। आईसीयू का मतलब यही है कि वो जो है ना लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ का मतलब यही है कि उसमें जो है ना 24 आवर कार्डियक मॉनिटरिंग एंड वेल स्पेशलाइज्ड जो है ना उसको बंदे ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड बेड्स और सब कुछ चीज़ें जो है ना वेल इक्विप्ड स्टाफ आईसीयूज़ में, उसके साथ जो है ना हमने उसके साथ स्टोर्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो है ना हमने उसके अंदर बनाई हुई है, इसलिए कि लोगों को फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उसको थैंक्स कहेंगे, और मैं सर को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उसको अप्रिशिएशन लेटर भी मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वस्सलाम। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या चीज़ होती है? आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं बहुत स्वेयर होते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि थोड़े थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आते हैं फिजियोज़ आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं वो, और इवन फिजियोज़ डॉक्टर्स के अलावा भी यहाँ पे जो स्टाफ था आईसीयू में, मैंने तो देखा वो स्टाफ सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि वो स्टाफ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, बट वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, वो एनेस्थीसिया के थे, बट फिर भी वो पेशेंट की इस तरह केयर कर रहे थे कि वो उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसकी चेस्ट फिजियो, मतलब उसकी सब मूवमेंट्स कर रहे थे कि उसको, सबसे पहले तो हमें पता है जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो बेड पे लेट रहे हैं उनको बेड सोर्स हो जाते हैं। जो लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन थी वो बेड सोर्स के बारे में थी, ठीक है, उनको कैसे बचाया जाए। तो उनकी प्रॉपर मूवमेंट, उनकी साइड चेंज करना, उनके हाथ पाँव की मूवमेंट, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है उसको फिजियो देना, किसी को चेस्ट फिजियो की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पे जो है रेगुलरली ऑब्जर्व हो रहा था। और इसी तरह हर आईसीयू में होता है, हर पेशेंट को इन चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल में यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का ये नहीं है कि आप आईसीयू में जाओगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे, नो, आप अपने आप को नहीं भूल सकते। आपको वहाँ पे भी जब आप किसी पेशेंट को टच करो या किसी पेशेंट को आपने देखना है तो उस पेशेंट के बेड के साथ ग्लव्स पड़े होंगे, आपको ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद आपको जो है आप आईसीयू में इस तरह इन शूज़ के साथ नहीं जा सकते, आपको शू कवर्स पहनने हैं, आपको कैप्स पहननी है, ठीक है। तो इस तरह आप आईसीयू में एंटर हो जाते हो। ये नहीं है कि आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आप किसी को ट्रीट कर रहे हो तो आप अपने आप को भूल जाओ, नो, आपको अपनी भी केयर करनी है, आपको अपने आप को भी बचाना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, हैंड वॉशिंग, एंटीबायोटिक पॉलिसी, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उसके बाद स्टरलाइजेशन, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल में ग्लव्स आ जाते हैं, कैप्स आ जाती हैं, शू कवर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या चीज़ होती है?
स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हो उनको आप लोग कैसे मतलब वो किस तरह साफ़ है, कितने हाइजीन है, कितने स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आप एक नीडल एक पेशेंट को लगाओ तो वही नीडल जाके दूसरे पेशेंट को लगा दो, फिर तो ऐसे होगा कि जो एक पेशेंट को डिजीज़ होगी अगर दूसरे को वो ना भी हुई तो आप वो डिजीज़ उसको जाके दे रहे हो। आपने उसको डिजीज़ नहीं देनी, आपने उसे क्योर करना है। तो ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन। इसमें आपके पास क्या है कि किस तरह आप अपने आप को, जब आप बाहर निकलते हो आईसीयू तो आप अपने आप को किस तरह साफ़ करो, उन सब जर्म्स को वहीं पे छोड़ के और अपने आप को जो है वहाँ से सही निकालना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती है, सिरिंजेस, ड्रिप्स, जो भी चीज़ें यूज़ होती है, ग्लव्स, उन सबको आप लोग किस तरह वेस्ट को मैनेज करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट को आप किस तरह मैनेज करते हो। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेस्ट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोस, इम्यूनाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या चीज़ होती है? बायोमेडिकल वेस्ट वो चीज़ होती है कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हो एक इंसान को ऑब्जर्व करने से, उसको डायग्नोस करने से, उसको ट्रीट करने तक, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो वो सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द utmost important as its improper management possesses serious threat। इसकी जो मैनेजमेंट है ना, ये बायोमेडिकल वेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बाकी लोगों को भी बीमार कर सकता है, ये आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। अब एक सिरिंज है, मैं यहाँ पे लाके फेंक दूँ ना, उसमें कितना इन्फेक्शन होगा, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो दूसरों को लग सकती हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई सिरिंज पड़ी हो, कोई बच्चा हॉस्पिटल में आए उसको मुंह में डाल दे तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उस वेस्ट को प्रिजर्व, एडमिशन पॉलिसीज़ भी थी आईसीयू में, डिस्चार्ज पॉलिसीज़ भी हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज समरी कंटेन्स द रीजंस फॉर एडमिशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड डायग्नोज एंड द पेशेंट्स कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फैसिलिटीज़ में ये होता है कि आपने उसको एडमिट क्यों किया था, आपने उसमें डायग्नोज क्या किया, आपने ट्रीट क्या किया, और अब आप उसको जब आप उसको आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो तो उस बंदे की कंडीशन क्या है, उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो आपके पास आया किस कंडीशन पे था, और अब जब वो जा रहा है तो वो किस कंडीशन में है। ऑब्वियसली वो बेटरमेंट की तरफ गया होगा, उसने क्योर किया होगा, तो आप उसे आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच. This was all for today from my side, and if you guys have any questions, so and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की है इन्होंने, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इरफान जनरल हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो सिलसिला है उसमें हम वीकली इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे। और मेरे ख्याल में आपका कोई और कुलीग भी था आपके साथ? अच्छा, वो बीमार है, आपने अकेले में सारा तैयार किया, बड़ा अच्छा। इसने आईसीयू के बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमारे इरफान जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास जो हैं 3 टाइप्स के आईसीयू हैं। एक हमारा न्यूरो सर्जरी का आईसीयू है, दूसरा हमारा जनरल आईसीयू है, और तीसरा हमारा न्यूनेटल आईसीयू है। इन तीनों आईसीयू में हमारे साथ काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि इन आईसीयूज़ की चार्जेस को हमने इतना मिनिमल रखा है कि गोया आप कह सकते हैं कि इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम चला रहे हैं, ताकि मैक्सिमम हम इधर आसपास की जो हमारी आबादी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को हमने नज़र में रखे ये डिसाइड किया है कि इसकी हम चार्जेस बहुत लो रखें। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं, हमारे आईसीयू के इंचार्ज हैं, वो आपसे थोड़ी कुछ बातें शेयर करेंगे आईसीयू के हवाले से। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the great, merciful and mighty. First of all, I will introduce myself. My name is Dr. Inamullah Khan. I am from professional. I am anesthetist. Now I am doing work as a ICU in charge. यहाँ पर हमारा ये सिलसिला जो है ये इसलिए है कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जो है ना वो जारी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, तो उन लोगों में मकसद यही है कि उन लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है ना, उन लोगों को मल्टीपल डिजीज़ का सामना होता है, जिसमें डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होते हैं, लंग्स के डिजीज़ होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किस्म के डिजीज़ होते हैं। उन लोगों को डॉक्टर जो है ना
अपने स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को वो विज़िट करते हैं, वो उसको जो है ना उस किस्म के दवाई वगैरह एडवाइस कर लेते हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि बस अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, अभी जो है ना बस अभी मैं बिल्कुल एक्यूरेट हो गया हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर विज़िट नहीं करते, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है ना उसके साथ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, उसके साथ जो है ना लंग इन्वायरमेंट हो जाती है, उसके साथ जो है ना रीनल इन्वायरमेंट हो जाती है। तो उस तरह से पेशेंट जो है ना फिर वो सीवियरिटी में चले जाते हैं, फिर वो जो है ना उसके साथ मुकम्मल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस तरह पेशेंट में जब फिर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर उसको जो है ना 24 आवर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है ना फिर ये ICU बना है, ठीक है। ICU का मतलब यही है कि वो जो है ना लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ का मतलब यही है कि उसमें जो है ना 24 आवर कार्डियक मॉनिटरिंग एंड वेल स्पेशलाइज्ड जो है ना उसको बंदे ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड बेड्स और सब कुछ चीज़ें जो है ना वेल इक्विप्ड स्टाफ ICUs में, उसके साथ जो है ना हमने उसके साथ स्टोर्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो है ना हमने उसके अंदर बनाई हुई है, इसलिए कि लोग को फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उसको थैंक्स कहेंगे, और मैं सर को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उसको एप्रिशिएशन लेटर भी मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is me, Sana Khurshid. I'm from Sarhad University of Science, Information and Technology. I'm studying in Deputy 5th semester, and today, right now, I'm standing here in Irfan General Hospital, and I'm going to present the topic General ICU for children. जो babies होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो serious होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने pediatric ICUs डिज़ाइन की हुई है। ये ट्रेडिशनल उसके ऊपर डिज़ाइन किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम। कहा कि ICU का एक्सेस बिल्कुल इन चीज़ों के मतलब क्लोज होना चाहिए, आप पेशेंट को इतना ट्रैवल नहीं करवा सकते उधर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारे इक्विपमेंट की पिक्चर्स हैं, आप लोग को सब नज़र आ रहा है, कार्डियक मॉनिटर, ECG मशीन, नेबुलाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब पिक्चर्स हैं। ओके, ये नर्सिंग काउंटर, ओके, नर्सिंग स्टेशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ होती है? स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हो उनको आप लोग कैसे मतलब वो किस तरह साफ़ है, कितने हाइजीन है, कितने स्टेरिलाइज्ड हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुम सैयद एजाज़ अली शाह और ज़ एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कार कोम पे मुबारक ICU की څنګه چې یاسین صاحب خبر وکړه زموږ د ICU انچارج چې موږ سره دلته ریسپایریټری تھراپیسټ کار کوي په مبارک ICU کې، نو په ICU کې د ریسپایریټری تھراپیسټ یو کی پوینټ دی او یو اهم رول دی دلته، ځکه چې د ICU پیشنټ ته کوم انټیوبیشن ضرورت دی، د وینټیلیټر ضرورت دی، یا بیا دغه وینټیلیټر منیجمنٹ، د ABGs منیجمنٹ، انټرپریټیشنز، هغه ټول کارونه چې کوم دي هغه د یو ریسپایریټری تھراپیسټ دي. داسې د ICU پیشنټ چې کوم دی بیا د وینټیلیټر نه وین اف کول، د وینټ نه اخوا کول، او بیا چې کوم دی د ایکسټوبیشن کرایټیریا چې کوم دا هغه ټول هر یو سیس چې کوم دی د ریسپایریټری تھراپیسټ کار دی. همدغه شان زموږ په مبارک ICU کې په هر یو شفټ کې چې کوم دی یو ریسپایریټری تھراپیسټ کار کوي، او د دې ویډیو مقصد عوامي آگاهی دی، او زه امید لرم چې تاسو به مخکې هم شیر کې دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان. अस्सलाम वालेकुम. ज़मानु मोहम्मद यासीन दे इंचार्ज लाइफ सेविंग ICU मुबारक हॉस्पिटल. ज़मून सरा पदी ICU के 15 बेडून दी, द हर यो बेड सरा वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, सक्शन मशीन, ABGs मशीन, पूरा सहूलियात दलते के ज़मून सरा मौजूद दी. मूंग दलता ICU की हर किस्म आगा मरीज के दागे ता ICU ज़रूरत हुई दागे ता मूंगा दलता इलाज वर्कऊ. ज़मून सरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हुई, संग चे द एक्सीडेंट मरीजान भी, दासी द गायनी मरीजान भी, माशूमान भी, हर किस्म सहूलियात दलता मूंग सरा मौजूद थी. देने अलावा मूंग सरा द ICU स्पेशलिस्ट नर्सेज मौजूद थी. हर यो शिफ्ट के मूंग सरा रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट दलता की मौजूद थी, कम चे वेंटिलेटर ऑपरेट कई चले हुई दे सरा सरा चिकम द ICU प्रोटोकॉल ली आगा डेर खतरे के सरा मॉनिटर कीगी. और द दी वीडियो मकसद दारे
د دې ویډیو مقصد آگاهی ده او خدا نخواسته چاته هم د آی سی یو د بیډ ضرورت وي نو په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. الله پامان. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو ډاکټر انعام الله خان دی. زه خپل انسټیټس یم او دلته عرفان جنرال هاسپټل کې زه د آی سی یو انچارج کار کوم. مونږ سره نن یو بیمار دی، د هغې باره کې تاسو سره خبره کوو. دا مونږ سره بیمار دی، دی راغلی و مونږ سره هاسپټل ته پرزنټ شو فل ساینوس کنډیشن کې او فل چې کوم دی مونږ سره دی چې کوم دی پلس لیس بی پی لیس او بالکل چې کوم دی کارډیک اکټیویټي مونږ سره دی کې نه لیو. حتی کې تاسو یو خبر وکړم چې دی پیپل هم مونږ سره چې کوم دی د دې مایلډ ډایلیټډ و او بالکل ریاکټیویټي نو. څنګه چې مونږ سره دا هاسپټل ته پرزنټ شو نو مونږ دلته هاسپټل کې ډایرکټ دی آی سی یو ته اپروچ وکړو او مونږ آی سی یو کې دلته ډایرکټ سی پی آر ورته سټارټ کړو. کارډیو پلمونري ریسسټیشن ورته مونږ وکړو. په هغې کارډیو پلمونري ریسسټیشن کې دلته مونږ چې کوم ای سی ایل ایس کم پروټوکول دی، کم بي ایل ایس پروټوکول دی، هغه ورته ټول مونږ دلته ورکړل چې مونږ چې کوم دی کارډیو ورسن دپاره چې کوم نور کم اقدامات و کم سی پی آر ریکوایرډ و نو هغه مونږ کنټینیو وساتو. هغه مونږ 45 منټه پورې ته مونږ سی پی آر وکړو. حتی کې دلته مونږ چې کوم دی مونږ سره دلته هاسپټل کې ډیفیب هم شته دی، د آی سی یو کې چې کوم مونږ سره دی نو دلته مونږ کارډیو ورټن هم وکړو. هغه مونږ د څه لپاره وکړو؟ دې لپاره مونږ وکړو چې هلته مونږ سره پیشنټ مونږ سره وینټیکولر فیبریلیشن ته تلو، د هغې لپاره مونږ چې کوم دی کارډیو ورشن هم وکړو. نو د هغې نه پس 45 منټ نه پس پیشنټ چې کله مونږ سره کارډیو ورټ شو هغې نه پس دا مونږ چې کوم دی وینټیلیټري مشین ته واچو او میکانیکل وینټیلیشن دی دلته مونږ سره هاسپټل کې اویلیبل دی. هغې ته مونږ واچو 24 هاور پورې دا مونږ سیډیټ ریلیکس وساتو. بیا چې کله مونږ د پیشنټ مونږ ای بي جیز وکړل نو ای بي جیز کې مونږ سره بیا ډېر زیات سیویر میټابولیک ایسیډوسز راغلو نو مونږ دلته هاسپټل کې چې کوم دی هغه ورته هم بیا منیج کړل. دا میټابولیک ایسیډوسز د مونږ دی وباسو او 24 هاور بعد چې کوم دی چې کوم دی مونږ دلته یو وین آف ټرایل ورکو نو دی چې کوم دی انشاءالله تعالی دی چې کوم دی هغه وین آف ټرایل سکسیډ شو او نو دا بیمار هم مونږ سره دلته اوس موجود دی. مونږ دپاره هم یو ډېره خوشحالی مقام دی چې داسې یو بیمار مونږ سره ریورټ شي او بیمار مونږ سره په خپله کینی مونږ سره بیډ کې. نو زه د خپل د هاسپټل د سټاف او د خپل هاسپټل د منیجمنټ ډېره شکریه ادا کوم چې مونږ سره چې کوم دی هغې شانه بشانه ولاړ دي او مونږ چې کوم دی هر قسمه هغې سپورټ کوي او مونږ د یو قسم یو داد راکوي. نو اوس راځو د بیمار سره هم یو څو خبرې وکړو چې تاسو ته هم پته ولګي چې انشاءالله دغسې څنګه دی ځوان تاسو ښه؟ ستاسو نوم دی؟ محمد بشیر. محمد بشیر. د کوم ځای نه راغلی یې؟ موږ د 400 روډ نه راغلي. 400 روډ نه. اوس تاسو څنګه فیل کوئ؟ څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله اوس ښه فیل کوم. ښه څه تکلیف وغیره خو څه نشته تاسو ته؟ تکلیف وغیره ټول ختم شو الحمدلله. اوس تاسو کمفورټیبل فیل کوئ؟ بالکل. چای مې هم هر څه څښلي کوه هر څه هم کړي دي هر څه. څنګه تاسو بیمار سره هم خبرې وکړئ تاسو ته پته لګېدلي چې ماشاءالله الحمدلله اوس د ده چې کوم جي سی ایس سکور دی هغه چې کوم دی هم سره 15/15 دی. ستاسو د ټولو د اورېدلو ډېره زیاته مننه. یو جهان مننه. د الله په امان. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جي شیر محمد دی او اشرفي کالونۍ کې اوسېږو. موږ زما بچي دي د کپړو کاروبار کوو جي. زما بچی د شپې 11 بجې پورې ما سره ناست و، ما سره یې خبرې کولې او ښه بالکل برابر و جي. بیا دوی له ما اجازت وکړو چې ځئ لاړ شئ بچي اوده شئ. د شپې 2 بجې او په 44 منټ زه اوده وم. ده ما ته یو په وټساپ باندې میسج یې مې وکړو زه په سفر چېرته تلمه نو ما ته یې ویل چې پلاره زه به تا رسومه په ګاډي کې به دې زه ورسوم. نو 7:30 بجې باندې ده باندې داسې اټاټیک مسله ده دا پرې راله چې هر څه و خو زنانه یې ماله راله او ما ته یې ویل چې دا هلک ټیک نه دی. نو زه چې لاړم دی چې ما وکتو د ده حالات ډېر خراب و ګډوډ و. بس سترګې هم داسې معمولي داسې زګیروی مو ورته وایو داسې اواز یې کولو جي. بیا بس دا ما راوچت کو یو بچی مې و هغه بس ګاډی برابر کو او دا داسې په 8 منټ کې لکه اشرفیه کالونۍ خو جي موږ له ډېره نږدې ده د فقیر آباد تاڼې سره د ده حالات ډېر خراب و او د هسپتال ته موږ کوشش کولو عرفان هسپتال ته. نو دلته کې ما راوړو او ایمرجنسي ده. ایمرجنسي کې چې وکتلو نو دی بالکل په داسې حالت کې و چې په آخري حالت کې و او آی سی یو وارډ ته یې اوچت کړو. هلته کې 2 ډاکټرانو
هغوی چې دی وکتو د حالت نو ما ته لږ خبرې مو وکړې چې حاجي صاحب تاسو دا هلک وختي به م راوړی نو به هر حال دوی د پمپینګ سیسټم شروع کو او 40-45 منټ په دوی باندې لکه د ده هېڅ ده کې روح نه و ده کې هېڅ هم نه و ډاکټر صاحب ما له وویل چې داسې وکئ تاسو دعاګانې وکئ او ختمونه وکئ او د ده زړه کې یو څه ناڅه هغه شته الحمدلله موږ کوشش کوو د هغه نه وروسته بیا دی داسې شو چې هغه له مصنوعي چې کوم تنفس ورکوي هغه مشین له یې واچولو انټیلیټر ورته وایي څه ورته وایي نو بیا ما ته ډاکټرانو وویل چې بس حاجي صاحب دعاګانې کوئ او نور د الله کار دی موږ خپل کوشش کوو انشاءالله ته مطمئن اوسه اصل کې زه چې د دې عملې نه ډېر زیات خوشحاله یم دوی ډېره زیاته خواري وکړله او ډېر قابلیت او ډېر زبردسته نو 24 ګنټې لکه د ده د تنفس خو لکه د مشین په ځای آب و موږ بلکل موږ لکه مطمئن نه وو به هر حال دلته ډاکټران او دا ټول هسپتال چې کومه عمله وه دوی په یو ډېر یو ښه سیسټم سره چې مشران ډاکټران یې راوغوښتل او په یو ښه سیسټم باندې د دې هلک علاج شروع کړو او په یو 2-3 ګنټې چې ووتلې نو موږ هم مطمئن شو هر ډاکټر د ده بیا ټسټونه شروع شو او ټسټونو نه وروسته ورځ تېره شوله 24 ګنټې هم پوره شولې پر سبعي باندې چې کوم دی د ده نه دا مشین ایسته شو نو دې هلک کې الحمدلله د ده تنفس هم روان او خپل احسام اخیستله او الله رب العزت هر څه الله کوي هر څه د الله په قدرت کې دي موږ د خپل ځانونو واک نه لرو نو د بچي به څه ولرو خو زه ډېر زیات مطمئن یم چې د عرفان هسپتال د عملې نه د دوی د ډاکټرانو نه د دوی چې کوم دا ښه ښکلې کارکردګي وکړه حال دا دی چې ما خو ذهن کې دومره هغه نه و چې دا به داسې خدمت به د دې بیمار وشي زه مطمئن نه وم چې زما دا بچی به پاتې شي نو الله رب العزت دته بیا زندگی ورکړله او هر څه یې ورکړل زه اوس هم زما دا بچی دلته کې دی اوس ما سره خبرې موږ سره کوي لاس او خپې او سترګې غړي خلک یې وپېژندل هر څه برابر دي جي السلام علیکم زما نوم ډاکټر فواد خان دی او زه د دماغ او امراضو ماهر یم زما ټریننګ دواړه قسم علاجونو سره دی د دوایانو علاج هم کوم او زما سایکو انالیټک سایکوتراپي چې کوم د خبرو علاج یو خاص قسم دی زه د هغې ماهر یم خلک مانه اکثر تپوس کوي چې یره انسان پریشانه کیږي کله کله خوب هم ترې والوځي څوک خفه کیږي څوک کله کله ګډه وډه خبره هم کولی شي غلطۍ سره نو بیمار او یو عام نارمل پریشانی یا تشویش یا د خفګان کې څه فرق دی نو زه د دې په باره کې داسې به تاسو ته یو ساده غوندې جواب ورکوم هر انسان پریشانه کیږي څوک د خفګان خبر اوري چا سره حادثه وشي کله کله خوب هم والوځي کله کله میل جول ته هم زړه نه کیږي کله کله خلک وایي چې یاره د خوراک ته مې زړه نه کیږي جسم باندې مې بوج دی سر باندې مې بوج دی د اوږې مې وزني شوی خو انسان یو ډیر مضبوط شی دی جی انسان چې کوم دی که نه هغه ډیر مشکل نه تیر شي او واپس راشي او دنیا کاروبار ژوند میل جول واپس هغه کې انوالو شي او کولی شي خو چې کم انسان یو حادثې د لاسه یا بغیر د څه وجې اچانک داسې پریشانه شي او هغه پریشانی ورسره ونښلي او نشي وتی هفتې تیرې شوې او هغه لږه پریشاني هغې باندې داسې سوره ده چې بلکل هغه څه نشي کولی او یا هغې د لاسه هر وخت مازغې داسې تقسیم شوي وي بټاو شوي وي خپل کار نه پاتې شي که ماشوم دی نو سکول نه پاتې شي که کور کې یو زنانه ده چې کم کور کې خپل ژوند تیری زیاتر د کور خیال ساتي هغه د کور خیال نشي ساتلی په ټایم کار نشي کولی یا یو بل انسان دی چې خبره کله شوې وه او یا څه شوې وه او هغه هر چا ته غوسه هر وخت موډ خرابي سړک باندې اکسیډنټ وشو نو کور کې هم جګړې کوي نوکری کې لږ نقصان وشو یا کاروبار کې نقصان وشو نو خلکو سره کار مار پریږدي او واپس نشي راتلی یا یو بل مثال
یو کس دی ښه روغ صحت لري، صلاحیت لري او خدای ورله هر څه شی ورکړي دي، خو بس ناامیدي ده، زړه مې نه کېږي، دا ژوند څه ژوند دی، دې نه خو مرګ ښه دی. کله کله د خودکشي سوچونه راشي، کله کله وایي دا څه دي، زه په دې دنیا کې بې مقصده یم. دا خبرې چې هسې شروع شي او یا څه وجه وي، خو وجه نه ډېر زیات حده پورې شروع شي، دومره حده پورې چې خپل د دنیا روزګار نه، کاروبار نه او روزمره میل جول نه پروزي، نو موږ وایو اوس دا سړی یا دا ښځه بیمار شوله. نو دماغي مرض ډېر کامن دی. خلکو زمونږ په ملک پاکستان کې موږ سره خو دومره زیات سټیټسټکس او نمبرې نشته، خو په بار ملکونو حساب سره که تاسو وګورئ نو یو اندازه ده چې 25 نه 40% کسانو ته په ژوند کې ایټ لیست یو ځل د دماغو څه نه څه بیماري رالګي. ډېر ورنه وځي په خپله، خو زیاتتر ډېر موده پورې کړاو تېروي. او بلکې بس دا یو وړه خبره آخر کې کومه چې تاسو به دې خبرې باندې پوه شئ. ما ته ډېر مریضان راځي، څه حادثه ورسره شوي، څه خفګان شوي، علاج یې وشي ښه شي، نو وایي بس ډاکټر صاحب بس دوایانې به اوس پرېږدو. زه ورته وایم نه، دوایي جاري ساته، دوایي جاري ساته. او زما خپل یو اندازه وي، یو میاد وي، میاد تیر نور شي، نو زه ورته وایم ښه اوس به دوایي کمول شروع کوو. نو زه هغې نه بیا تپوس وکړم چې څنګه حالات څنګه دي. وایي ډاکټر صاحب یو عجیبه خبره ده چې کله مونږ ځان ته به وایو چې مونږ ټیک یو، بیا زمونږ سره یو حادثه وشوه او مونږ د حادثې د وجې نه تاسو ته رالو، نو زمونږ خیال و چې یاره هغه کم حال کې مخکې مونږ نارمل وو او دې حادثې نه مونږ بیمار شو، تاسو له رالو، ستاسو علاج وشو، مونږ واپس هغه نارمل ته رالو. بیا تاسو مونږ ته وایي علاج پرې نه دی. کال 2 تیر شو او اوس تاسو وایي چې علاج پرې دی، نو مونږ ته دا اندازه کېږي چې څه ته مونږ نارمل وی، هغه هم زمونږ ډپریشن. اوس مونږ ته پته لګي صحت څه ته وایي. مونږ به وایي چې یاره زه داسې ستومانه به ومه، تکلیف کې نه ومه، خو ستومانه به زړه به ډېر نه کېدو، 2-3 شوقونه مې وو خو همت به مې نه کېدو، خو بس ما ځان ته نارمل وی. خو اوس 2 کاله پس د علاج زما دپاره دنیا یو بله قسمه ده. زه هر چیلنج اخیستل غواړم، مصیبت را باندې راشي زه په خندا تیر کم، پریشانه شم، خو دس سره واپس زه لګیا شم. نو چې کم ما خیال و چې زه نارمل وم، هغه زه نارمل نه وم. نو دا یو مثال دی چې ډېر خلکو ته پته هم نه وي چې موږ یو تکلیف نه تېرېږو، او هغه تکلیف وي او چې بیا درز نه هرې شي نو هغې بیا موږ ته راشي. دغه د دې مثال په ډاکټري کې بل رنګ یم. د بعض مریضان شوګر مرض لري، ډېره موده پورې لري، هغې ته احساس ونه شي، او بیا ډاکټر صاحب ته لاړ شي، هغې یو ټیسټ وکړي، پته ولګي شوګر مرض خو ډېر مودې نه و. خو اوس چې کله دردونه شروع شو، نوکونه خرابېدل شروع شو، لوګه او هغه څه ده میتیازې زیاتې شوې، نو اوس ورته پته لګي چې شوګر دی، حالانکې 15 کاله مخکې شروع شو. نو دا یو بل مثال دی. د دې ویډیو تش مقصد آګاهي ده چې خلک خبر شي، شیر کړئ او دعاګانو کې یاد ساتئ او الله پامان. استقبال زود دی او د خپلمشاه درد وکړي پکې خپلانه ډېره غوټ وو تقریبا د کار نه و، بیا شوی مو د 15 ورځې مخکې چې بیا شدید درد راغی، بلکل داسې راغلی وه چې ډډ ورته راغلی، او بیا راته د هسپتال چا وښوده د NMC دی د ادار څخه، او ډاکټر شاه جهان د اپریشن نه اوس بلکل الحمدلله چې بلکل ټیک ټاک یم. فرق نه زه وایم چې بلکل بس ختم هر څه ختم کړي دي، بلکل برابر بلکل ښه شوی، لکه 100% ښه شوی، بلکل داسې مطمئن یم. یو سړی وایي 100%، زه یو 100% مطمئن. د عذاب نه اخلاص کوم، او ډاکټر څه دی چې ماشاءالله اخلاق یې دي، بي هم ده، تجربې هم ده، او تعلیم به وي، خو د تعلیم او د دغه نه تجربه ډېره سیوا ده. حقیقت کې لکه مطمئن یم، د زړه نه مطمئن یم. ډاکټر ریشاد دلته is a consultant یو سرجن کار کوم، موږ سره ویرایټي راځي د یو سرجن پیشنټ چې برین پیشنټ راځي، سپاین پیشنټ راځي، او دا ویرایټي د کې د ډیجنریټیو ډسکارډ او
un patient يبقى كده tumor هو the brain spine ويجي مثلا فاهم هو إن هو كان جديد إن هو pediatric surgical issues دي هم ممكن يكون variety دلتا ده كان positive patient ده زي مثلا kita bisa lakukan kita severe pain mungga di desa jika dia dari lepas patient pain khatam sudah patient contact party sudah. अस्सलाम वालेकुम ज़मा नूम डॉक्टर बख्श जमाल है जो एज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन सुदेश मेडिकल कम्प्लेक्स की द हफ्ते पोरज 2 बजो न तर 2 बजो पर क्लिनिक होम मा सर यू मरीज नास्ते मख के द मला ऑपरेशन शोले वो सगना हिस्ट्री अखलू सगा सोई मेहरान तसो मख के ऑपरेशन शोले का अच्छा मसला होता है तो हाँ टिक शो टिक टिक शो هغه نو پس بیا ما اپریشن وکړو هغه ټایم سره بیا سیټو مزله لږ ټایم چې څونه وخت شو تاسو اپریشن شوی اوس یاره شی وکال تقریبا وشو لږ زیات ها تاسو اپریشن وشو به ټیک وی او هغه دوران کې خو زه لږ ټیک وم بیا چې ورو وخت یې نو درد ورو زیات بیا دا اپریشن شوی دی یو کال کیږي مطلب بل چا کړی دی اوس دوباره راغلی دوباره وایي چې لږه مسله دی راته که نه تاسو اوس بیا مسله جوړه شوې ده تکلیف کیږي تاسو دا نوې مرای ده تاسو اوس مکه خپې کې درد کیږي که بله زیات شوی دی درد دی ها ټیک دی اوس ماشاءالله هغه دی برابر دی دونه مسله ښه نشته او تاسو چې ګرځې خپلې ستړي کیږي یاره داسې خاص خو نه ستړي ها او مونځ کوې رکوع سجده تکلیف سره هغې سره درد ها او نور کار ته نه کوی شي سکول سبق کار څه مطلب کوی شي مثلا نه کوي ښه ټیک بس اوس ټیک دی ماشاءالله داسې څه غټه مسله پکې نشته او میډیسن سره به ټیک شي انشاءالله ها داسې ونشته زه دعا نه ته برابروم دا نوې مرای ستاسو دی فرش دا ټیک ده صرف ملا درد وبي لږ نور هغه مسله پکې نشته ډاکټر بیا وی کنه بیا شوی دا داسې ډېر هغه پکې نشته معمولي میډیسن سره به ښه شي میډیسن ما یوز کړی دی ها زه به ته ولیکم نور میډیسن ټیک به شي انشاءالله صحیح حیران مریض مخکې اپریشن شوی دی لکه مطلب و اپریشن نه پس ټیک و مریض بالکل صحیح ده اوس مسله ورته نشته د پښې لږ تکلیف ورته و خو مطلب نوې مرای شوي دی هغې کې داسې د دوباره اپریشن ضرورت نشته ورته په لږ کاونسلینګ غواړي او زه دعانې ورته لیکم انشاءالله ټیک به شي د ویډیو مقصد دا دی چې موږ تاسو ته آګاهي درکړو چې دا اپریشن دونه غټه مسله نه وي چې صحیح طریقې سره وشي او مریض بالکل ټیک ټاک وي اکثر خلک وایي چې دا اپریشن وشي دې نه بیا پلیج کېږي اخپې شلیږي هغه هېڅ مسله نه کېږي او دې مقصد دا دی چې دا وګوره مریض بالکل ټیک ټاک دی هېڅ مسله فی الحال نشته صرف د ملا درد کوي هغه به موږ کاونسلینګ وکړو انشاءالله ټیک به شي الله حافظ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो एक बहुत ही बेसिक किस्म का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हमें दांतों के डॉक्टर के पास यानी डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो कब वाली बात, जनरली जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट यूजुअली आप लोगों को यही बात करते हैं कि जी हर 6 महीने बाद आपको विजिट करना चाहिए। ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके दांत में कोई मसला है या कोई मसला नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा कि आपके दांत में दर्द है या कोई भी इशू नहीं है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इशू नहीं है तो आप ना जाएं। जी 6 महीने गुजर गए, यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट डेफिनेटली। तो चाहे आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, सबको 6 मंथ्स के बाद हर 6 मंथ्स के बाद डेंटिस्ट विजिट करना चाहिए। क्योंकि डेंटिस्ट की जो ये फील्ड है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आप उनकी हमारा जो ये यूनिट होता है इस पे बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम मुंह में देखते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती और वो हमें नज़र आती हैं और हम उसको टाइमली ग्रैब कर लेते हैं और फिर उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ ना सोचें कि मेरे मुंह में तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो कोई पेन नहीं है, कोई स्टेन नहीं है, कोई डिपॉजिट्स नहीं है, कुछ नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हर 6 मंथ्स बाद आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। हम
पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको लेटर जाए आपके घर कि आपको आपका टाइम पूरा हो गया और अब आप डेंटिस्ट को विजिट करें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा है, उनको हर 6 मंथ्स के बाद एक बाकायदा लेटर जाता है कि जी आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया एंड नाउ यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। तो ये तो एक जनरल बात थी जो मैं आपको बता रही थी कि 6 मंथ्स के बाद, हर 6 मंथ्स के बाद जाना ज़रूरी क्यों है। इसके अलावा डेंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप लोग खुद अपनी असेसमेंट कैसे करेंगे कि आपको पता लगे कि यार अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ बातें हैं, 3-4 बातें। मतलब ज़रूरी नहीं है, हमारी आवाम का आम कॉन्सेप्शन यही है, उनके दिमाग में यही बात है कि जिस वक्त दांत में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ उस वक्त नहीं जाना डेंटिस्ट के पास। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से आप अपने बाकी बॉडी की असेसमेंट करते हैं, फेस की असेसमेंट करते हैं, वो मेरे फेस पे ये आ गया, मेरे हाथ पे ये आ गया तो जी मुझे जाना चाहिए, उसी तरीके से आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने दांतों की असेसमेंट भी करें। सबसे पहली निशानी ये है कि अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं अपने दांतों की और आपको अपने दांत में कहीं पर एक छोटा सा भी ब्लैक स्टेन नजर आ गया, बेशक वो दर्द ना कर रहा हो, लेकिन अगर आपको छोटा सा भी कहीं पे निशान नजर आ गया, आपको फौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने मुंह में किसी एक जगह पे खाना फंसता हुआ महसूस हो कि यार मेरी इस एरिया में बार बार खाना फंस रहा है, बेशक वहां पे दर्द नहीं है या थोड़ा बहुत दर्द है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन अगर उस जगह पे बार बार खाना फंस रहा है तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर एक ही जगह पे या ओवरऑल मुंह के अंदर ठंडा गर्म लग रहा है मुसलसल, तब भी ये इंडिकेशन है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और लास्टली दर्द तो है ही है, वो तो एक ऐसी चीज है कि वो तो पेशेंट फिर मजबूरन जाता है। लेकिन ये जो पहले की 2-3 बातें मैंने बताई हैं, ये यहाँ पे पेशेंट की मजबूरी नहीं होती है, उसको बस ये होता है कि अगर कोई ज्यादा कॉन्शियस होता है हमारे पास आ जाता है कि जी मेरा तो ब्लैक स्पॉट आ गया है, मुझे तो यहाँ पे खाना फंस रहा है। दोज पेशेंट्स आर वेरी आइडियल पेशेंट्स। वो जो होते हैं उनको देख के पता लगता है कि यार ये अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हमारी ज्यादातर अवाम ऐसा नहीं करती, वो दांत को उस सिचुएशन तक लेके जाती है जब तक उसमें दर्द नहीं शुरू हो जाता, और फिर ऑब्वियसली उसका इलाज भी उस तरीके से एग्रेसिव होता है। तो ये तो जनरल असेसमेंट की बातें मैंने आपको बताई, 3-4 बातें जो आप अपने खुद शीशे में अपना मुंह देखते हुए देख सकते हैं कि आपके दांतों में ये इशू है या नहीं है। अच्छा, ये बड़ों की बात थी। बच्चों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, बहुत छोटी छोटी एज के, 3 साल के, 4 साल के, जिनके दांतों में मतलब इतने ज्यादा उनके दांत खराब हो चुके थे। द पेरेंट्स वर लाइक कि यार हम तो इनको फीडर भी नहीं दे रहे और फिर भी इनके दांतों में मसला है। तो कैंडीज वाली बात तो सबको पता है, वो मुझे बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कैंडीज जो हैं उससे बच्चों के दांत खराब होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इस चीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब बच्चे के मुंह में एक सिंगल दांत भी निकलता है, एक दांत भी निकलता है, तो उस एक दांत की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी पेरेंट्स अपने दांतों की सफाई करते हैं। क्योंकि हमारे अवाम का मसला ये है कि वो लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा नया आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचे, क्योंकि दांत अगर अपने टाइम से पहले गिर जाता है या हम उसको अपने टाइम से पहले निकाल लेते हैं तो जो नीचे आने वाला दांत है या तो वो गलत निकलेगा, अपनी जगह से साइड पे निकल आएगा, या फिर वो निकलेगा ही नहीं, नीचे ही फंसा रह जाएगा। तो ये अल्लाह ने जो कुदरत ने जो कानून बनाया हुआ है कि हर चीज अपने टाइम के मुताबिक होती है, तो उसको अपने टाइम के मुताबिक होने दें, उससे पहले ना करें। क्योंकि दूध का दांत भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना परमानेंट दांत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन होगा, उसको तकलीफ होगी, तो आप लोग खुद परेशान होंगे। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे के मुंह में एक दांत भी निकला है ना, अभी वो इतना छोटा बेबी है और उसके मुंह में एक दांत भी निकला है, तो उसकी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टॉफीज वाली बात करें तो डेफिनेटली बच्चे आजकल बिल्कुल भी मना नहीं होते इस बात से कि हम टॉफीज ना खाएं या चॉकलेट्स ना खाएं, और बच्चे हैं, आप उनको मना कर भी नहीं सकते हो। तो उसका हल ये है कि जिस वक्त बच्चा चॉकलेट, पहले तो अवॉइड करें, रात के टाइम बिल्कुल नहीं खानी, आपने जो कुछ खाना है आप सुबह के टाइम खा लो, ठीक है। लेकिन अगर वही बात है कि सुबह के टाइम भी बच्चा खा रहा है या रात के टाइम भी बच्चा मान नहीं रहा है, तो फिर उसमें ऐसा करना है आपने कि जिस वक्त बच्चा चॉकलेट या टॉफी ले लेता है तो फौरन जाके
उसका मुंह धुलाएं, उसका मुंह साफ करवाएं, उसके दांत साफ करवाएं। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप ने लेनी है, पेरेंट्स ने लेनी है। बच्चों को समझ नहीं है। अगर बच्चे जो हैं खुद इवन अगर आप बच्चों को कह दें कि जाके ब्रश करो, 7-8 साल 9 साल का बच्चा भी प्रॉपर ब्रश नहीं कर सकता। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर समझ रहे हैं कि 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, बस इसको बाथरूम में घुसाओ और इसको कोई ये ब्रश है और जी आप शुरू नहीं, आपने उसको उस वक्त भी नोट करना है कि क्या वो अपने दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, क्योंकि उस बच्चा उसको तरीका नहीं आता। तो सिर्फ छोटे बच्चे की बात नहीं है, थोड़ा जो ये बड़ा बच्चा भी हो जाता है ना, 9-10 साल का बच्चा, उसकी भी आपने प्रॉपर खुद से जाके ब्रशिंग करनी है। क्योंकि फिर पेरेंट्स इस तरीके से कैरीज के साथ और कैविटीज के साथ बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो दिन में 2 दफा ब्रश करता है, लेकिन क्या वो ब्रश सही करता है? प्रॉब्लम ये है कि क्या वो ब्रश सही कर रहा है? पेरेंट्स को खुद भी ब्रश करने का तरीका इतना नहीं आता, तो बच्चा तो फिर बच्चा है। ठीक है, तो कुछ एडल्ट्स के बारे में मैंने बात की, कुछ बच्चों के बारे में मैंने बात की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। मेरी ये सारी बातें काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा देंगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग केस, पोस्ट ऑफ केस। ये इंजीनियर साहब है, उसका इसका इंजरी हुआ था 6 months बैक, और इसकी राइट नी में मल्टी लिगामेंटस इंजरी थी, यानी इसका इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रप्चर हुआ था, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी पीसीएल इसका रप्चर हुआ था, इसके साथ साथ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एमसीएल रप्चर हुआ था, और साथ इसकी लेटरल मेनिस्कस टियर था। हमने ऑर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन की, एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट किया, पीसीएल को रिकंस्ट्रक्ट किया, मेनिस्कस रिपेयर किया, और एमसीएल को इंटरनल ब्रेस थी उसको फिक्स किया। So the patient is just 6 months down the line after arthroscopic reconstruction of the right knee multiligamentous injury. Look at this, all the scar mark has been healed. पर आप बिल्कुल इंजीनियर से excellent, शाबाश। So the range of motion is complete. Palaga Bentley please, 90 punch, shabash, shabash. So look at the pen test. PCL is intact. Pen test is negative. I'm checking the draw test. Look at this for the ACL and look at this for the PCL. Intact, and the MCL is completely okay, and the patient is doing well. So the patient walk is completely normal and there is no limp. अस्सलाम वालेकुम, ज़मान नम डॉक्टर खुशहाल दे और ज़ एमएमसी अस्पताल के द माशूमान ज़रूरन स्पेशलिस्ट एम जी। नन बमुंग तासो सरा यो डेर ज़रूरी और डेर अहम टॉपिक मन दे खबर कोमा चुकुम त वही ईसीजी तासो पोखपल ज्वंद के आम खल्को न डेर आवरे जी च जड़ तकलीफ हो जी मुंगा ईसीजी वर्ता उकड़ा नन बमुंगा वही च द ईसीजी सता वही या ईसीजी सवी असल की कमुंग दा हुआ यूनो ईसीजी चकुम दे द झड़के द बरकीरो या по अंग्रेजी के वर्तवी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द गे रिकॉर्ड का वोलो दा ग्राफ पेपर मंदे देता वही ईसीजी टेक्चुअली जी उस द ईसीजी मुंग कल को वली को और दे स तकलीफात दी दा बहम जता सोता ओया टेक्चुअली जी ईसीजी मुंग आ वक्त को चकल या द झड़ धड़कन बेतरतीब शी या डेर तेज वी या डेर व्रो वी अगर सरा माशूम ता या लोई कस्ता वो जड़ के तकलीफ महसूसीगी, दर्द महसूसीगी, बेचैनी वर्तकीगी, सरमंद चक्कर राजी, बेहोशी पे राजी, ठीक है, या ना सपा बेहोश शी नो 10 टाइम के का इंसान यो ईसीजी हो की और वरुस तो हम डॉक्टर तो खई नो अगा डेर मददगार भी दोयमा खबर च मुंकला ईसीजी को अगा दागा चे द जड़ तरफ ता पसीने के या बोझ भी या दर्द भी तुम दस इलाज ता हम जी ठीक शो नो देखी कला कला खतरा भी चरत के द जड़ मसला या चकुम ता हार्ट अटैक भी आगा नवी नो आगा मुंगा ईसीजी मंदे मुंग ता दागे वाजे फर्क मालूम देशी खुदा जरूरी न जी चवन सोना हम पजड़ के दर्द दे नो आगा बा द हार्ट अटैक अलामत भी
या کومه چرته کې ایکس ری وکړو په ای کې زړه د نارمل نه لږ غټ ښکاره شي نو داسې حالات کې هم مونږ ای سی جی کوو. نو اوس زه تاسو ته وایم چې د ای سی جی مونږ کوو څنګه او دا ښکاري څنګه. دته عام خلکو په ژبه کې د زړه د پټې والا ایکس ری هم وایي ځکه چې دا داسې یو د کاغذ نری پټۍ وي په دې باندې هغه لکیرو په شکل کې ریکارډ شوي وي. دا لکیرې چې دی دا هغه برکیرو دی چې کوم په زړه کې د قدرتي بیټرۍ نه جوړیږي او هغه برکیرو چې دی هغه د دړکن وجه جوړیږي هغې برکیرو نه زړه ته دړکن ملاویږي. اوس دا چې کېږي ډېر آسان د دې هېڅ نقصان نشته دی هېڅ تکلیف نشته دی. یو شپږ سټیکر یا شپږ داسې کلیپس په سینې باندې ولګوي مریض یا ماشوم آرام سره به پروت وي لاس باندې او په خپو باندې هم ورته کلیپ ولګوي په 10 سیکنډ کې 15 سیکنډ کې هغه غونډ ریکارډ د زړه برکیرو والا موږ سره په یو ګراف پیپر باندې راشي او موږ ستاسو د زړه حالات باره کې یا د زړه مشت تشویش وي سب بیماری باره کې هغه موږ معلومولی شو. اوس موږ تاسو ته وایو چې موږ د ای سی جی کوو څنګه په دې ویډیو کې. اوس موږ دا د مینې تاسو ته ښیو چې د ای سی جی څنګه کوي. اوله موږ د لږ غوندې جیل پې ولګوو په سینې باندې چې هغه کلیپ بیا پرې نښلي. دا جی لیډز دا به لګي په سینې باندې او دا هغه کلیپونه دي چې کوم به موږ په لاس او په خپو کې لګوو. چې مونږ د سینې ولا لیډونه او لاس او خپو ولا لیډونه ولګول او دې کې مریض ته هیڅ تکلیف نه دی. دا زمونږ ماشین دی او په دې کې اوس لګیا د ای سی جی ریکارډ کیږي. دا چې ای سی جی ماشین نه ای سی جی راووتله دا به زه وګورم او مریض ته به د هغې بیماري مطابق ووایم او دا لیډونه به مونږ اخلو کړو مریض به صفا کړو. اوس مریض به خپلې کپړې واچوي دې کې هیڅ تکلیف هیڅ نقصان نشته دی. دا چې د دې مریض ای سی جی راغله موږ سره چې کوم د ماشین دی دې کې دا په یو غټ پیپر باندې راشي. زیاتر ماشینان وي کې نری پټۍ ولایي نو دا ای سی جی به زه اوس مریض بله وګورم هغې بیمارۍ تشخیص به د دې مطابق موږ کوو انشاءالله. نن د دې ویډیو مقصد دا و چې موږ عوامي آګاهي وکړو د ای سی جی باره کې او زه تاسو نه دا امید ساتم چې دا به تاسو مخکې هم شیر کوئ. شکریه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is me, Sana Khurshid. I'm from Sarhad University of Science, Information and Technology. I'm studying in Deputy 5th semester and today, right now, I'm standing here in Irfan General Hospital and I'm going to present the topic General ICU. First of all, I would like to share that in this hospital have given us an opportunity to groom ourselves. It has provided us a very good environment here and the teachers, the staff, the doctors, they all are very helpful and till now I'm having a very good experience here. And now let us start the topic. The topic of my presentation is General ICU. First of all, what is ICU? It is Intensive Care Unit. Okay, Intensive Care Unit. जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है आईसीयू. आईसीयू क्या चीज़ है? यहाँ पे कौन से पेशेंट्स को रखा जाता है? यहाँ पे हमें एक हॉस्पिटल में तो नॉर्मल वार्ड्स भी होते हैं, एक हॉस्पिटल में रूम्स भी होते हैं, बट व्हाट इज़ आईसीयू? आईसीयू का एक हॉस्पिटल में क्या मकसद है, ये क्यों बनाई जाती है? तो इसकी कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे कौन से पेशेंट्स को रखा जाता है. सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि आईसीयू है क्या चीज़. आईसीयू इज़ अ हाईली स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ पे ये बहुत एक स्पेसिफाइड एरिया होता है एक हॉस्पिटल का जो कि नॉर्मल वार्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है. किस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंट होता है? इस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंट होता है कि वहाँ पे जो हमें प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे जो हमें मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इट इज़ वेल फर्निश्ड. यहाँ पे कौन से पेशेंट्स को लाया जाता है? यहाँ पे उन पेशेंट्स को लाया जाता है जो काफ़ी सीरियस होते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास मेडिकल स्टाफ होता है, अलाइड हेल्थ साइंसेस से स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है.
लाइक ऐसे नहीं होता कि आईसीयू में कोई भी आ जाएगा, नो। आईसीयू के लिए स्पेसिफाइड स्टाफ है जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में जिनकी ड्यूटी अलॉट होती है फॉर आईसीयू, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है इट्स ऑन टीम ऑफ डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर स्टाफ जो कि वेल ट्रेन्ड होते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है हर इंसान को जो वहाँ पे काम करेगा, ताकि वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में, जिनको नॉर्मल वार्ड्स में नहीं रखा जा रहा, स्पेसिफिक एरिया में रखा जा रहा है, तो उनकी हेल्थ की हमें कितनी केयर की ज़रूरत है, और उन सब लोगों को उस चीज़ के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो इस वजह से वहाँ पे ये सब अलॉट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ आईसीयू। फंक्शंस क्या है आईसीयू के? मैंने पहले भी बताया कि जो बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आईसीयू यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इसमें हमारे पास जो स्टाफ होता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इसमें हमारे पास जो सर्जरीज होती हैं, पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी जो पेशेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई एक ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत सीरियस क्रिटिकल पेशेंट है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एज वी ऑल आर अवेयर के कार्डियक जो है और हमारे पास न्यूरो के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं, लाइक सर्जरी के बाद भी, और इवन अगर सर्जरी ना भी हो, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, किसका हमारे पास जो है वो हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज, तो हम उसको नॉर्मल वार्ड में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हम उसको इसलिए नहीं रख सकते कि हम वहाँ पर उसको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते जो उसको जितनी केयर की ज़रूरत है हम उसे नहीं दे सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैंने बताया कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम देखेंगे एक पेशेंट में, तो फिर हम उसको अलर्ट करेंगे कि आइदर ये आईसीयू में जाएगा या किसी नॉर्मल वार्ड में जाएगा। तो उन सब चीज़ों में क्या क्या आ जाता है? प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हु अंडरवेंट मेजर सर्जरीज। प्री मैंने पहले भी बताया कि प्री और पोस्ट सर्जरीज जो होती है, जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी कोई मेजर सर्जरी होने वाली है, फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जरी होने वाली है, किसी की हार्ट की कोई सर्जरी है, लाइक दिस, जिस तरह अभी हमने इरफान जनरल हॉस्पिटल में देखा। मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी थी वो आईसीयू में आई थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आईसीयू में हुआ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा, लाइक उसमें एजेड भी थे, उसमें बच्चे भी थे। मोस्टली वहाँ पे मैंने जो लोग देखे वो थे जिनकी न्यूरो सर्जरीज हुई हुई थी, लाइक हेड की सर्जरीज हुई हुई थी, किसी भी उसकी ट्यूमर की वजह से, किसी भी लाइक कुछ हाइड्रोसिफिलिस का एक पेशेंट था, बेबी था वो, उसकी वजह से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कुछ अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं किसी ट्रॉमा के बाद, कोई बहुत स्वेयर मेजर एक्सीडेंट हो गया है कोई बहुत बड़ा उनके साथ, उसके बाद कुछ पेशेंट्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, कोई मेजर हेड इंजरी हो गई है किसी को, कोई स्पाइन की इंजरी हो गई है मेजर, तो उसकी वजह से जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनको भी आईसीयू में रखा जाता है। और उसके बाद कोई ऐसा पेशेंट जिसको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, जिसके वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन सिचुएशन, इन सब चीज़ों की मतलब कि कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए हमें। लाइक वार्ड में तो ऐसा होता है कि हर टाइम कोई भी नर्सिंग स्टाफ भी प्रेजेंट नहीं होता, हर टाइम डॉक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, बट आईसीयू में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कॉन्टीन्यू एक चाहिए, लाइक उसका अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर में हो रहे हैं, हार्ट रेट में हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिचुएशन में हो रहे हैं, हमें एक कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम उस पेशेंट को भी आईसीयू में रखेंगे। ओके, इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से वाइटल्स हम लोग देख सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर, हार्ट रेट, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेशेंट का टेम्परेचर, इंटरनल सेरेब्रल प्रेशर और ईसीजी। ये सारे वाइटल्स होते हैं जो हम लोग के पास मौजूद मतलब इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं आईसीयू में, जिनकी उसकी वजह से हम लोग इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन इन सब चीज़ों की देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसे नहीं है कि हर मतलब सारे पेशेंट्स हैं उनको एक ही आईसीयू में डाल देंगे, इस तरह नहीं है। हर एक मसले के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट आईसीयूज डिज़ाइन है, ठीक है, और उनके नेमिंग भी डिफरेंट है, डिफरेंट आईसीयूज हैं जिनकी बेसिस पे, पेशेंट की बेसिस पे जिन उनको रखा जाता है आईसीयूज में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आईसीयूज, ट्रेडिशनल, क्लिनिकल सिंड्रोम और ऑर्गन सिस्टम और क्लिनिकल।
अच्छा, ट्रेडिशनल आईसीयूज में सर्जिकल, मेडिकल, पीडियाट्रिक। सर्जिकल का बाय नेम उसका पता है कि जिन पेशेंट्स की सर्जरीज होती है, जो पेशेंट सर्जरी से अंडरगो करते हैं, उनके लिए जो है हम लोगों ने सर्जिकल आईसीयू डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल, जो हमारे पास नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सीरियस इलनेस में होते हैं, उनको हम लोग मेडिकल उसमें रखते हैं। उसके बाद हमारे पास पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक का भी नेम से पता है कि फॉर चिल्ड्रन, जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने पीडियाट्रिक आईसीयूज डिज़ाइन की हुई है। ये ट्रेडिशनल उसके ऊपर डिज़ाइन किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम। लाइक ऑर्गन सिस्टम सबको पता है, ब्रेन है, हार्ट है, स्पाइन, मतलब डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जिस जिस ऑर्गन में जिस इंसान को प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कार्डियक है, न्यूरो है, रीनल है, रिस्पायरेटरी है। कार्डियक मीन हार्ट, न्यूरो स्पाइन एंड ब्रेन, एंड रीनल किडनीज, एंड रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, तो जो स्वेयर प्रॉब्लम है इन सब ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड, तो हम लोग उन पेशेंट्स को उन स्पेसिफिक आईसीयू में जो है डाल देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल सिंड्रोम आ जाता है, मतलब एक ट्रॉमा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग गई है, कोई बहुत बुरी तरह जल गया है, बर्न हो गया है, तो उसको हम लोग किसी नॉर्मल आईसीयू में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको अलग केयर की ज़रूरत है। उसको हम उस केयर में नहीं डाल सकते जहाँ पे बाकी पेशेंट्स को रखा हुआ है, उसको प्रॉपर अलग जगह की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग बर्न आईसीयू, ट्रॉमा है, ट्रॉमा कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, उसको हम लोग क्या न्यूरो आईसीयू में या कार्डियक आईसीयू में डाल सकते हैं? नो, उसको हम न्यूरो या कार्डियक आईसीयू में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए होगा। कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसके लिए हमें अलग उसको फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, उसको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स वो कर सके, तो उसके लिए हम लोग एक अलग आईसीयू उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद ओके, ये कुछ आईसीयूज के नाम हैं। पीडियाट्रिक, वही उनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, पीडियाट्रिक आईसीयू, वो सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है कि क्या ऐसे डिसीजंस हुए, क्या ऐसे मतलब वो हुए कि जिनकी बेसिस पे एक आईसीयू को बनाने की ज़रूरत पड़ी एक हॉस्पिटल में। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता था कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत मैंने पहले भी बताया जिन पेशेंट्स को होगी। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि एक आईसीयू का वही टाइप्स और फिर उस आईसीयू का साइज़। ठीक है, अब एक ये नहीं है कि आप एक आईसीयू में मतलब जगह कम है उसमें 100 बेड्स को डाल दो, नो यू कांट डू दिस। उसमें भी आपको स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए होगा, उसमें भी आपको कुछ आगे है स्लाइड्स में कि जिस बेसिस पे आप किस तरह एक आईसीयू को डिज़ाइन करते हो। ठीक है, उसके बाद एक आईसीयू इंचार्ज को आप अपॉइंट करोगे। अब आईसीयू को नॉर्मल वार्ड की तरह या नॉर्मल जो रूम्स हैं उनकी तरह नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर एक बंदा अपॉइंट करोगे जो उसको देखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप उसके पूरे स्टाफ को अपॉइंट करोगे, डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करोगे, नर्सिंग स्टाफ की टीम अपॉइंट करोगे वहाँ पे आप। उसके बाद हेल्थ केयर की टीम अपॉइंट करोगे जो वहाँ पे रेगुलर जाएंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ है कि आप प्लान किस तरह करोगे, डिज़ाइन किस तरह करोगे आईसीयू को, उसकी कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करोगे, और उसके बाद क्या गाइडलाइंस होंगी, मतलब कि वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, फिर पॉलिसीज़ क्या होंगी जिसकी बेसिस पे आप आईसीयू में किसी को इनरोल करोगे, और उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट फिजिकल फैसिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहाँ पे आप लोग 10 बेड्स आईसीयू नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम स्पेस है। तो उसकी फिजिकल मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आप एक आईसीयू को डिज़ाइन करोगे। इसमें हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले आईसीयू की जो लोकेशन है एक हॉस्पिटल में, वो अब ऐसे नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू बेसमेंट में बना दो, नो, ऐसे होगा कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल क्लोज, क्योंकि स्वेयर पेशेंट्स कहाँ से आएंगे, वो ऑपरेशन थिएटर से आएंगे जिनकी सर्जरीज होंगी। ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ सर्जरी वाला पेशेंट जाए, ऑपरेशन थिएटर में वो पेशेंट भी जा सकता है जो किसी स्वेयर रोड एक्सीडेंट से गुजरा है। तो आपकी जो आईसीयू की लोकेशन होनी चाहिए उधर हॉस्पिटल में, वो आपके बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि दूसरी बात ये कि अब एक इस तरह की जगह है कि मतलब वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको आईसीयू ऐसी जगह पे बनानी चाहिए कि जहाँ से इजी एक्सेस हो, इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी है तो आप उसे आईसीयू में इजीली ला सको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये रिस्पायरेटरी थेरेपी, सर्जरी और ये जो लेबॉर्ट्रीज, पैथोलॉजी वगैरह की जगह होती है वहाँ पे करीब होनी चाहिए, क्योंकि आप आईसीयू के पेशेंट्स को इतना ट्रैवल करके नहीं लेके जा सकते। वो तो पहले मतलब इतने सिवियर कंडीशन में आप उसको ज़्यादा लेके जाओगे तो उसकी तो हालत और ख़राब होगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेड की स्ट्रेंथ, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 बेड्स का आईसीयू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक पेशेंट है, एक बेड है और दूसरा बेड है, उसके दरमियान में ऑलमोस्ट 5 स्क्वायर फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। एक पेशेंट को इतना एरिया प्रोवाइड करना चाहिए दूसरे पेशेंट से, कितना, 5 स्क्वायर फीट का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
नर्सिंग टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, पेशेंट्स के लिए बिल्कुल हाइजीन, हैंड वॉशिंग का सारा सिस्टम उसके बेड के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट की जो पाइपलाइंस हैं, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, वो सब उसके बेड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइटनिंग, फिर उसका टेम्परेचर, और उसके बाद सबसे इसेंशियल चीज़ जो उसका बेड है, वो बेड हमारे पास यहाँ पे हमने इरफान जनरल हॉस्पिटल में देखा हमारे पास किस तरह के बेड्स थे, उनकी मूवमेंट्स अप डाउन, हेड डाउन, फुट अप फुट डाउन, किस तरह बेड की मूवमेंट्स हो रही थी, और किस तरह जिस पेशेंट को जिस पोजीशन की ज़रूरत थी वहाँ पे जो स्टाफ था वो उसको उसी पोजीशन में बार बार चेंज कर रहा था। तो इस तरह के बेड्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक पेशेंट ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल लेटा होगा तो वो कंफर्टेबल होगा, नो, ऐसे नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हैं उनको वो बैठते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जो लेट के, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे सब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमें पेशेंट के कंफर्ट का ख्याल रखना है। हम उसको आईसीयू में डाल ही इसीलिए रहे हैं कि वो उधर कंफर्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ये सब चीज़ें तो फिजिकली हो गई। इक्विपमेंट्स, आईसीयू में मैंने क्या के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो कौन से इक्विपमेंट्स है जो हमें आईसीयू में चाहिए? इसमें हमारे पास कार्डिक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ईसीजी है, उसके बाद वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि आईसीयू में मोस्टली सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनको वेंटिलेटर्स पे हमें रखना पड़ता है, तो वेंटिलेटर्स आर मस्ट इन आईसीयू। उसके बाद नेबुलाइजर्स हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, या मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा इस हॉस्पिटल में कि काफ़ी लोग थे जिनको मतलब चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उनमें स्पूटम हो जाती है, काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है लेटे लेटे या किसी भी वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है एंडोस्कोप, ईसीजी मशीन। खैर ये तो हम आईसीयू के अंदर नहीं रख सकते एक्सरे मशीन, बट मैंने पहले भी कहा कि आईसीयू का एक्सेस बिल्कुल इन चीज़ों के मतलब क्लोज होना चाहिए, आप पेशेंट को इतना ट्रैवल नहीं करवा सकते उधर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारे इक्विपमेंट की पिक्चर्स हैं, आप लोग को सब नज़र आ रहा है, कार्डियक मॉनिटर, ईसीजी मशीन, नेबुलाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब पिक्चर्स हैं। ओके, ये नर्सिंग काउंटर, ओके, नर्सिंग स्टेशन। अच्छा, a central nursing station should provide comfortable area for sufficient size of accommodate all necessary। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि एक स्पेसिफिक स्टाफ होगा आपके पास आईसीयू का, ठीक है, वहाँ पे हर बंदा जाके काम नहीं कर सकता। इधर भी हॉस्पिटल में एक काउंटर है, नर्सिंग काउंटर है आईसीयू में, और वहाँ पे वो स्टाफ हर टाइम बैठा होता है जो कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहा होता है पेशेंट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हेन एन आईसीयू इज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन, ईच नर्सिंग सब्स्टिट्यूशन शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मोस्ट इफ नॉट ऑल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टेशन। ऐसे मतलब नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ पे बैठा होगा उसको ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस जो उस पेशेंट को या उधर आईसीयू में ज़रूरत है उनमें वो सब लोग होंगे जो वो सारे फंक्शन, सारी फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें आपके पास कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स, प्रिंटर, सब चीज़ की मतलब वो पेशेंट का जो एक रिकॉर्ड होता है, जो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड होता है, जिससे आपको पता यहाँ पे मतलब फाइल्स होती है, जिस तरह आप लोगों ने देखा यहाँ पे, उस पर उनकी कॉन्टीन्यूस हर मतलब टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ के बारे में लिखा जाता है, 9 AM 10 AM, मतलब हर एक मतलब और के बाद उनका GCS, उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ ऑब्जर्व करके और उसको वहाँ पे फाइल में लिखा जाता है, ताकि जो डॉक्टर आए या जिस मतलब सर्जन ने उनकी सर्जरी की है वो राउंड पे आए तो एटलीस्ट उन्हें पता चले कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या, इनकी कैसी पोजीशन है, इनकी हेल्थ लास्ट 24 आवर्स से या जितने टाइम से ये आईसीयू में एडमिट है तो इनकी हेल्थ किस तरह की जा रही है। ओके, उसके बाद हमें आईसीयू में किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें एयर कंडीशंस भी हैं, अभी तो विंटर्स हैं लेकिन गर्मियों में एयर कंडीशनर्स आईसीयू में होना ज़रूरी है, और यहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं आईसीयू में प्रोवाइड हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और 40 to 50% ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद वेंटिलेशन है, लाइक आईसीयू में वेंटिलेशन होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को ऑलरेडी मतलब कुछ इस तरह होते हैं, कहते हैं हमारा दम घुट रहा है, हमारा सांस बंद हो रहा है, तो आईसीयू को इस तरह का माहौल नहीं देना चाहिए कि पेशेंट्स को जो है ना वो वो फील करें, तो उनको उस तरह का वो करना चाहिए। उसके बाद लाइटनिंग नॉर्मल होनी चाहिए। आईसीयू इस तरह की जगह पे बनानी चाहिए जहाँ पे शोर ना हो, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी इरिटेट, मतलब अगर आप बेड पे लेटो ना 2 दिनों के लिए तो नॉर्मल बंदा भी इरिटेट होने लग पड़ता है, तो एक बंदा जो बीमार है इतने अरसे से बेड पे है उसको जब आवाज़ें आएंगी या शोर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इरिटेट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि
उनकी बेड के लिए वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स है, जितनी भी मशीन्स है, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, 24 आवर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई भी मॉनिटर हम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सही, कंप्रेस्ड एयर, वैक्यूम, ये सारी चीज़ें जो हमें मेंटेन करके रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एडमिशन पॉलिसी है। आप पहले एक पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी हम देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन में आता है या लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन में आता है, उसे कितने टाइम के लिए रखना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से आप उस पेशेंट को जो है किसी भी उसमें ऐड करोगे, ठीक है। और फिर आप ये भी देखोगे कि अब इस पेशेंट को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, कुछ इसमें इसको फिजियो की ज़रूरत है, कुछ इसको इसमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को देख के आप उस पेशेंट को जो है ना कहीं पे भी वार्ड हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको एडमिट करोगे। इसके बाद ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइज विद इन द चार्ज ऑफ यूनिट एडमिटिंग द केस, ठीक है। जो भी यूनिट उसको एडमिट कर रही है केस को, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्टर है जो उसको एडमिट करे एक पेशेंट को आईसीयू में, तो उसकी जो है वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेशेंट के साथ उस टीम की स्टार्ट हो जाती है जब वो उसको एडमिट करती है हॉस्पिटल में, क्योंकि अब वो उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप एक बेड उसको अलॉट करते हो, फिर उसके बाद आप उसको जो है आईसीयू में डायरेक्ट एडमिट नहीं करते किसी भी पेशेंट को आप लोग, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करते हो कि पहले वो उसमें होता है, वो एक यूनिट से ट्रांसफ़र होता है आईसीयू में, डायरेक्ट आईसीयू में कोई भी पेशेंट आप एडमिट नहीं करते। उसके बाद अगर आपके पास आईसीयू में बेड अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि 2 पेशेंट्स को बेड पे डाल दो एक पे आईसीयू में, नो। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, उस पेशेंट के लिए एक बेड अवेलेबल है आईसीयू में, तो आप तभी जो है उस पेशेंट को वहाँ पे जगह दोगे। अगर बेड अवेलेबल नहीं है, आप एक बेड पे 2 पेशेंट्स को डाल दो, तो आप कैसे उसकी केयर करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और हॉस्पिटल में हमेशा ये होता है कि 20% बेड्स जो है आईसीयू में उनको रखा जाता है, अलॉट मतलब स्पेयर रखा जाता है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है किसी भी टाइम के लिए, तो इसके लिए उधर वहाँ पे बेड्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। क्या चीज़ होती है, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं बहुत स्वेयर होते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आते हैं फिजियोज, आते हैं डॉक्टर्स आते हैं वो, और इवन फिजियोज डॉक्टर्स के अलावा भी यहाँ पे जो स्टाफ था आईसीयू में, मैंने तो देखा वो स्टाफ, सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि वो स्टाफ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, बट वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, वो एनेस्थीसिया के थे, बट फिर भी वो पेशेंट की इस तरह केयर कर रहे थे कि वो उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसकी चेस्ट फिजियो, मतलब उसकी सब मूवमेंट्स कर रहे थे कि उसको, सबसे पहले तो हमें पता है जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो बेड पे लेटे रहे उनको बेड सोर्स हो जाते हैं। जो लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन थी वो बेड सोर्स के बारे में थी, ठीक है, उनको कैसे बचाया जाए। तो उनकी प्रॉपर मूवमेंट, उनकी साइड चेंज करना, उनके हाथ पाँव की मूवमेंट, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है उसको फिजियो देना, किसी को चेस्ट फिजियो की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पे जो है रेगुलरली ऑब्जर्व हो रहा था। और इसी तरह हर आईसीयू में होता है, हर पेशेंट को इन चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल में यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का ये नहीं है कि आप आईसीयू में जाओगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे, नो, आप अपने आप को नहीं भूल सकते। आपको वहाँ पे भी जब आप किसी पेशेंट को टच करो या किसी पेशेंट को आपने देखना है, तो उस पेशेंट के बेड के साथ ग्लव्स पड़े होंगे, आपको ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद आपको जो है, आप आईसीयू में इस तरह इन शूज़ के साथ नहीं जा सकते, आपको शू कवर्स पहनने हैं, आपको कैप्स पहननी है, ठीक है। तो इस तरह आप आईसीयू में एंटर हो जाते हो। ये नहीं है कि आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आप किसी को ट्रीट कर रहे हो तो आप अपने आप को भूल जाओ, नो, आपको अपनी भी केयर करनी है, आपको अपने आप को भी बचाना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, हैंड वॉशिंग, एंटीबायोटिक पॉलिसी, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल में ग्लव्स आ जाते हैं, कैप्स आ जाती हैं, शू कवर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ होती है? स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हो उनको आप लोग कैसे मतलब वो किस तरह साफ़ है, कितने हाइजीन है, कितने स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आप एक नीडल एक पेशेंट को लगाओ तो वही नीडल जाके दूसरे पेशेंट को लगा दो, फिर तो ऐसे होगा कि जो एक पेशेंट को डिजीज़ होगी अगर दूसरे को वो ना भी हुई तो आप वो डिजीज़ उसको जाके दे रहे हो, आपने उसको डिजीज़ नहीं देनी है, आपने उसे क्योर करना है, तो ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन। इसमें आपके पास क्या है कि
किस तरह आप अपने आप को, जब आप बाहर निकलते हो आईसीयू, तो आप अपने आप को किस तरह साफ़ करो, उन सब जर्म्स को वहीं पे छोड़ के, और अपने आप को जो है वहाँ से सही निकालना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती है, सिरिंजेस, ड्रिप्स, जो भी चीज़ें यूज़ होती है, ग्लव्स, उन सबको आप लोग किस तरह वेस्ट को मैनेज करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट को आप किस तरह मैनेज करते हो। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेस्ट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोस, इम्यूनाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या चीज़ होती है? बायोमेडिकल वेस्ट वो चीज़ होती है कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हो एक इंसान को ऑब्जर्व करने से, उसको डायग्नोस करने से, उसको ट्रीट करने तक, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो वो सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द utmost important as its improper management possesses serious threat। इसकी जो मैनेजमेंट है ना, ये बायोमेडिकल वेस्ट की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बाकी लोगों को भी बीमार कर सकता है, ये आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। अब एक सिरिंज है, मैं यहाँ पे ला के फेंक दूँ ना, उसमें कितना इन्फेक्शन होगा, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो दूसरों को लग सकती हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई सिरिंज पड़ी हो, कोई बच्चा हॉस्पिटल में आए, उसको मुंह में डाल दे, तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उस वेस्ट को प्रिजर्व, एडमिशन पॉलिसीज़ भी थी आईसीयू में, डिस्चार्ज पॉलिसीज़ भी हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज समरी कंटेन्स द रीजंस फॉर एडमिशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड डायग्नोज एंड द पेशेंट्स कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फैसिलिटीज़ में ये होता है कि आपने उसको एडमिट क्यों किया था, आपने उसमें डायग्नोज क्या किया, आपने ट्रीट क्या किया, और अब आप उसको जब आप उसको आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो, तो उस बंदे की कंडीशन क्या है, उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो आपके पास आया किस कंडीशन पे था, और अब जब वो जा रहे हैं तो वो किस कंडीशन में है। ऑब्वियसली वो बेटरमेंट की तरफ गया होगा, उसने क्योर किया होगा, तो आप उसे आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। This was all for today from my side, and if you guys have any questions, so and now I would like to call Sir Dr. Salim Shah to please come and share some words. Thank you, madam. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की है इन्होंने, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इरफान जनरल हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो सिलसिला है, उसमें हम वीकली इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे। और मेरे ख्याल में आपका कोई और कुलीग भी था आपके साथ? अच्छा, वो बीमार है, आपने अकेले में सारा तैयार किया, बड़ा अच्छा। इसने आईसीयू के बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमारे इरफान जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास जो हैं 3 टाइप्स के आईसीयू हैं। एक हमारा न्यूरो सर्जरी का आईसीयू है, दूसरा हमारा जनरल आईसीयू है, और तीसरा हमारा न्यूनेटल आईसीयू है। इन तीनों आईसीयू में हमारे साथ काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि इन आईसीयूज़ की चार्जेस को हमने इतना मिनिमल रखा है कि गोया आप कह सकते हैं कि इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम चला रहे हैं, ताकि मैक्सिमम हम इधर आसपास की जो हमारी आबादी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को हमने नज़र में रखे ये डिसाइड किया है कि इसकी हम चार्जेस बहुत लो रखें। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं, हमारे आईसीयू के इंचार्ज हैं, वो आपसे थोड़ी कुछ बातें शेयर करेंगे आईसीयू के हवाले से। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the great, merciful and mighty. First of all, I will introduce myself. My name is Dr. Inamullah Khan. I am from professional, I am anesthetist. Now I am doing work as a ICU in charge. यहाँ पर हमारा ये सिलसिला जो है ये इसलिए है कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जो है ना वो जारी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, तो उन लोगों में मकसद यही है कि उन लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है ना, उन लोगों को मल्टीपल डिजीज़ का सामना होता है, जिसमें डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होते हैं, लंग्स के डिजीज़ होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किस्म के डिजीज़ होते हैं। उन लोगों को डॉक्टर जो है ना अपने स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को वो विज़िट करते हैं, वो उसको जो है ना उस किस्म के दवाई वगैरह एडवाइस कर लेते हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि बस अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, अभी जो है ना बस अभी मैं बिल्कुल एक्यूरेट हो गया हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर विज़िट नहीं करते।
ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है ना उसके साथ जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, उसके साथ जो है ना लंग इन्वायरमेंट हो जाती है, उसके साथ जो है ना रीनल इन्वायरमेंट हो जाती है। तो उस तरह से पेशेंट जो है ना फिर वो सीवियरिटी में चले जाते हैं, फिर वो जो है ना उसके साथ मुकम्मल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस तरह पेशेंट में जब फिर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर उसको जो है ना 24 आवर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है ना फिर ये ICU बना है, ठीक है। ICU का मतलब यही है कि वो जो है ना लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ का मतलब यही है कि उसमें जो है ना 24 आवर कार्डियक मॉनिटरिंग एंड वेल स्पेशलाइज्ड जो है ना उसको बंदे ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड बेड्स और सब कुछ चीज़ें जो है ना वेल इक्विप्ड स्टाफ ICU में, उसके साथ जो है ना हमने उसके साथ स्टोर्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो है ना हमने उसके अंदर बनाई हुई है, इसलिए कि लोग को फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उसको थैंक्स कहेंगे और मैं सर को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उसको अप्रिशिएशन लेटर भी मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वसलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सलीम शाह, हॉस्पिटल डायरेक्टर इरफान जनरल हॉस्पिटल आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर तशरीफ़ ले आए। हमारे इरफान जनरल हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस का एक सिलसिला है हमारे मिशन और विज़न के मुताबिक। चूँकि हमारा मिशन है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अब इस मिशन को हासिल करने के लिए हमारी मैनेजमेंट ने एक विज़न दिया है और इसके मुताबिक हमारा मोटो ये है कि टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ आवर एम्प्लॉइज़। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस सेशन करते हैं और ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, पिछला जो हमारा सेशन हुआ था पोलियो डे के हवाले से, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त उसमें पार्टिसिपेशन की थी और हमने उनसे वादा किया था कि हम आपको अवार्ड देंगे। तो सबसे पहले मैं गालिबन उनको सर्टिफिकेट से नवाजता हूँ। तो इस सिलसिले में दावत दूंगा जनाब मिसेस गुल मायदा अरबाब को कि आए और अपना सर्टिफिकेट ले लें। इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब हमारे मैनेजमेंट के जनाब एहसान साहब को कि वो आ जाए और मिस आयशा को सर्टिफिकेट दे दें। ये मौजूदा जो सेशन है इसके लिए मैं मशकूर हूँ हमारे अरसलान साहब के, जिन्होंने इधर आके ये ज़िम्मा लिया है कि थोड़ी सी अवेयरनेस हम देंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। तो मैं दावत दूंगा जनाब अरसलान साहब को कि वो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम डॉक्टर शुमाइला नसीर दे और ज़ बेसिकली जनरल सर्जन यम ची कम द खज़ो और ख़वातीन स मसली शो लक बवासीर या द सिनी गोटा या अगैन अलावा नूर से तरीखी मसला या रसोले सदा से मसली दी अगे टूल लेप्रोस्कोपिक और या कुलो ऑपरेशन या से इलाज या कोम नो मंगा ज़ुखो पे खबर क्यों हो उस योमियाश में की चदल द सुदेश मेडिकल कम्प्लेक्स के मा दखपल क्लिनिक आगाज़ को और जमा वक्त कम दे आगा द सलोर बजो नवाखला वो बजो पोरे द ज़ियारत जुमा और हफ्से दे नो इंशाल्लाह चे खजुता सदा से मसले आगा सड़ोल निशित ले और बवासीर लिहाज सरा या नूर दा सर खजु मसली नो आगाज़ कतीशम और आगे चेकअप कोलिशु ज़बा नन द बवासीर बारे के स लग मुख्तसर दगा कुम चे बवासीर सिंग की दागे सब वजूहात थी
او د هغې نه بچ کېدلو دپاره تاسو له څه پکار دي اور د هغې به څنګه علاج کوئ تاسو. اول خو بواسیر دې ته وایي چې کله ستاسو په ډکو امتیازو په کولمه کې درد کېږي یا ستاسو د ډکو امتیازو کولمې نه وینه ځي او هغه وینه عموما تازه وینئ چې یا د ډکو امتیازو نه مخکې راځي یا د ډکو امتیازو نه پس راځي. او بعضې خلک ته تکلیف د هغې سره دا کېږي چې ورسره درد هم ورسره کېږي او ډکې امتیازې ورسره سختې شي چې هغې ته موږ قبض وایو. 2-3 ورځونه هغې ډکې امتیازې نه کېږي نو بیا هغې سره هغې ته هغه تکلیف نور هم زیات شي او کله ناکله دونه زیات شي چې ډکې امتیازې بالکل بندې شي. نو هغې دپاره زمونږ یو خو به زه تاسو ته دا دغه مشوره در کوم چې اول خو احتیاط ضروری دی چې تاسو ته دا مسله نه کېږي. احتیاط دپاره تاسو له پکار دی چې تاسو هغه خوراک نه کوئ چې کوم ستاسو ډکې امتیازې سختوي. هغې کې دال شو، لوبیا شوه، غټه غوښه شوه یا داسې نور شیزو پلسس چې څونه راځي هغه ټول شیزونه به لږ کم کړئ چې کله تاسو پېښ شئ چې زموږ دا معده دا نشي ازمولی او موږ له خېټه سختوي. بل د اوبو استعمال لږ زیاتول پکاري اور دین علاوه څه دوایانې خو هغې دپاره تاسو له پکار دي چې تاسو خپل چې کم جنرل سرجن ای کو ښځې ای هغې ښځې جنرل سرجن ته هم ځان ښولی شي چې کم تاسو ورسره ازادۍ سره خبرې کولی شي. تاسو جنرل سرجن له به ځئ او هغې سره به د دې خبرو دا تاسو ته څه تکلیف کېږي هغه به تاسو وایئ ورته. نور د دې لپاره بیا موږ شروع کې چې کوم دی تاسو چې څنګه خلک وایي چې یو بادي بواسیري او یو خونی بواسیري دې ته موږ انګلیش ټرمینالوجي کې یو هیمرایډز وایو بل اینل فشر وایو. نو دا دوه یو مختلف قسم دي، یو کې زخم جوړ شي لاندې نه او یو کې دا رګونه وپړسېږي. نو د رګونو پړسېدو لپاره موږ چې ډېر زیاتې تکلیف زیاتې یا رګونه لاندې راغلي نو بیا هغې دپاره موږ اپریشن کوو. او کو انکیس داسې تکلیف یي چې صرف درد کېږي نو بیا موږ شروع کې هغه دوایانو سره کوشش کوو چې ټیک شي. انکیس دوی سره هغې ګزاره ونه شي نو بیا موږ اپریشن طرف ته تللی شو. خو د هغې نه علاوه موږ چې دی لکه مطلب تاسو ته دا تکلیف ای نو تاسو کوشش کوئ چې دا نور اخوا دخوا دوایانو نه لږ پرهیز وکړئ لکه حکیمي دوی او تاسو خپل ډاکټر سره رجوع کړئ چې کم ډاکټر د دې لپاره دی ځکه چې اکثر په زیات ایج کې د وینې راتلېدو مختلف وجوهات کېدی شي. هغې کې د کولمې کینسر هم کېدی شي، هغې کې کولمې کې نور رګونه هم پړسېدلی شي. نو تاسو له پکار دي چې خپل ډاکټر له بیا لږ هغې سره مشوره وکړئ. نور موږ زه دلته سدیس میډیکل کمپلیکس کې یم کو تاسو زنانو ته څه داسې قسم کې مسله ای د دې لحاظ سره نو تاسو ما سره هغه کولی شئ. نور دې نه علاوه کو نور څه تکلیف ای نو بیا هغه موږ سره دلته الټراساوند والا هم شته. د الټراساوند څه مسله به هم نه وي کو انکیس د زنانو الټراساوند پکار دي نو موږ سره یو الټراساوند زنانه کوالیفاید زنانه ده هغې نه به موږ بیا الټراساوند کوو نو ستاسو به بالکل پرده کې پوره علاج کېږي انشاءالله. څه مسله به نه زما د دې ویډیو مطلب صرف دا و چې زه تاسو ټول عوام د دې خبرې نه آګاه کړم چې دا مسله ده. موږ ته ډېرې مسلې په دې علاقو کې راځي چې هغې دپاره بیا موږ غټو غټو ښارونو ته ځو نو تاسو ټولو ته د عوامي آګاهي دپاره ما دا خبره ورسوله او امید به کوم چې تاسو به خپل ټول چې ستاسو ګاونډ کې څونه کسان دي هغې ټولو ته به دا ورسوئ دا خبره. مهرباني الله پامان. जी मैं डॉक्टर फ़रत अब्बास हूँ और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी ख़िदमत सर अंजाम देता रहा हूँ. अब 6 माह हो गए मैं हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से रिटायर हो गया हूँ. क्या दिल की बीमारी मैदे की बीमारी से मिलती है? हाँ बिल्कुल. अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया दिल की बीमारी मैदे में भी बोझ या दर्द की सूरत में ज़ाहिर होती है और आदमी घबराहट में जब भी इंसान तकलीफ़ की वजह से घबरा जाता है तो वो लंबे लंबे सांस लेता है तो जिसमें से कुछ हवा सांस की नाली में जाने के साथ साथ मैदे में भी चली जाती है. तो परेशानी में वो जब मैदे में भी हवा चली जाती है तो वो उसको डिकार की सूरत में बाहर निकालता है और उससे उसको कुछ रिलीफ हम इंग्लिश में कहते हैं या उसको कुछ तकलीफ़ में कमी महसूस होती है तो वो खुश हो जाता है कि ये मैदे की तकलीफ़ है. फिर उसी तरह वो लंबे लंबे सांस या घबरा के सांस लेता है तो सांस की नाली में हवा जाने के साथ साथ मैदे में भी चली जाती है
वो फिर डिकार निकाल के तो ये समझता है कि ये गैस मुझे हो रही है या मैदे में तकलीफ़ है, इसकी वजह से डिकार आ रहे हैं। जी मैं डॉक्टर फ़रहत अब्बास हूँ और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी ख़िदमत सर अंजाम देता रहा हूँ। अब 6 माह हो गए मैं हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से रिटायर हो गया हूँ और आजकल मैंने मकसूद मेडिकल कम्प्लेक्स ज्वाइन किए हैं, जहाँ मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी काम कर रहा हूँ। क्या दिल की बीमारी मैदे की बीमारी से मिलती है? हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया, दिल की बीमारी मैदे में भी बोझ या दर्द की सूरत में ज़ाहिर होती है और आदमी घबराहट में, जब भी इंसान तकलीफ़ की वजह से घबरा जाता है तो वो लंबे लंबे सांस लेता है, तो जिसमें से कुछ हवा सांस की नाली में जाने के साथ साथ मैदे में भी चली जाती है। तो परेशानी में वो जब मैदे में भी हवा चली जाती है तो वो उसको डिकार की सूरत में बाहर निकालता है और उससे उसको कुछ रिलीफ हम इंग्लिश में कहते हैं, या उसको कुछ तकलीफ़ में कमी महसूस होती है तो वो खुश हो जाता है कि ये मैदे की तकलीफ़ है। फिर उसी तरह वो लंबे लंबे सांस या घबरा के सांस लेता है तो सांस की नाली में हवा जाने के साथ साथ मैदे में भी चली जाती है, वो फिर डिकार निकाल के तो ये समझता है कि ये गैस मुझे हो रही है या मैदे में तकलीफ़ है, इसकी वजह से डिकार आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम डॉक्टर शकील इब्राहिम दे एमएमसी जनरल हॉस्पिटल के एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड यूनेटोलॉजिस्ट कारकुम और दलता द यूनेटल आईसीयू इंचार्ज min zat asra lag awareness darkum regarding neonatal ICU दी कि मुंग आग माशुमान दाखिलो द कम माशुमान उम्र च द देश रोज़ में कम भी कम माशुमान च पैदाशी द दी वजन ढेर ज़्यादा कम भी कम माशुमान च द वक्त मख के पैदाशी कम माशुमान च पैदाशी दी पर टाइम मान दे जड़ाऊ न की कम माशुमान च द पैदाइश पर दौरान द मोर न इन्फेक्शन उशी कम माशुमान च द पैदाइश पर दौरान के गन तीर की या आग माशुमान कम च जानसर पैदाइशी द ज़रा मसले या बीमारियां निरोगी दामुंगा नेोनेटल ICU के जानसर दाखिल हो जमूं पर MMC अस्पताल के जिसुमर डिलीवरीज की मुंगा टोल माशुमान च पैदाइशी नर्सरी त शिफ्ट को और माशूम चिकल पैदाइशी दर्दा अवलमी 2 मिनट चीज़ ढेर ज़्यादा अहम भी ढेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी द माशूम जोन द पर देखिए मुंगा माशूम सफ़ा को क्लीनिक को माशूम मुंगा गर्म उसा तो द वार्मर लाइन दे मुंगा माशूम रिटेन को माशूम तो मुंगा प्रॉपर सक्शन को माशूम तो मुंगा ऑक्सीजन सपोर्ट को कदा तो ज़रूरत हुई द कॉर्ड मुंगा क्लेम को पर टाइम मान दे और द विटामिन के इंजेक्शन मुंगा वो लगाओ कम च द माशूम था द हर सच कम दी पावलनी 2-3 मिनट की कवल पकार दी और द ढेर ज़्यादा ज़रूरी था पर कम जीगुन की जगह सहूलियात में भी अवल तक के माशूम पैदाशी और आगा माशूम जड़ा पर टाइम उनमें की तो दे माशूम मान दे ब्या झटके रजी चिदत प्रॉपर ऑक्सीजन सपोर्ट मिला नशी दे माशूम ता चकम दे प्रॉपर सक्शन दे दो नशी दा स्टिमुलेट नशी दा माशूम ची दा दा रुस्ता ढेर ज़्यादा मसले जोड़े भी दा जहनी तौर माजूर भी दा माशूम और दा माशूम द प्लान मोर द पारा हूँ द तकलीफ बाईस भी और माशूम पखपलम ढेर ज़्यादा तकलीफ की दगा शांति मुंगा चे सुमरा माशुमान मुंग सर पर नर्सरी की भी मुंगा 10-15 मिनट दा रिटेन को चिकल जमुन तसली उशी च दा माशुम कोरता दतलो दे द पे उसकलो पर पोजीशन के दे मुंगा आगा माशुम दिया प्लार मोरता शिफ्ट को दिन अलावा जमुन सरा मुंगा लेवल 3 केयर को मुंग सर बाके द सीपैप ते मुंग सर वेंटिलेटर्स दी मुंगा सरफेक्टेंट थेरेपी को सरफेक्टेंट थेरेपी देता हुए चे माशुम तखपल वक्त ढेर मख के पैदाश हुई दा वजन चिकन दे द 1 किलो न कम भी द पड़पुसान में चोर ने भी और दे माशूम तो पसा के ढेर ज़्यादा मसले भी न द सरफेक्टेंट थेरेपी को द तम इंजेक्शन और को दूसरा दोनों फ़ायदा रशी द पड़पुसान के लिए मेच्योरिटी रशी और दूसरा दे माशूम द ऑक्सीजन से कम ज़रूरत भी कम रिक्वायरमेंट भी अगर पूरा हद पूरे कम शी
موږ سره په نرسري کې چې کوم سټاف ته سکلډ سټاف ته د سکلډ سټاف په سپرویژن کې 24/7 موږ کور ورکو او زموږ چې کوم د ماشومانو کنسلټنټ وي هغه 24 اورز اویلیبل وي. ډېر ضروری خبره کوم چې موږ په کلینیک کې په ډیلی روټین کې موږ تخکاری چې ماشوم کلم پیدا شي په کور کې ورته دا ټوټکې موټکې ورکي بارتنګ شو ګوټي شو او دا سيزونه چې کوم دي دا بالکل ماشومانو ته ورکول نه دي په کار کاوه شولا یو خو دې سره د ماشومانو لګه ختم شي بل دې سره چې کوم دي ماشومان چې کوم دي دا ډېر زیات بیا آرام وي. یو مهرباني کوي چې دا ګوټي برتن دا سيزونه بالکل ماشومانو ته مو ورکوي. ماشومانو ته پیورلی د مور د پیو ضرورت وي هغه ورته ورکوي 15 میاشتو مخکې ایون دی له وبو ورکول نه دي په کار چې تاسو ول ورکه. ډېر مهرباني جی د وګانو کم بیا ساتي مننه.